अस्सलाम वालेकुम। रमसेश तहरीन और आसिफ किस्त 109 पार्ट 1। अभी जब अपने घर का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो सिटिंग एरिया में इस वक्त सब मौजूद थे। वो सबको नज़रअंदाज करते तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ी। यकीनन सब उसके रात बाहर रुकने पर सवालों जवाब करेंगे। वो रात जरान के साथ थी, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब्रिश सहले की आवाज़ पर वो रुकी थी। जी मामा, उसने गहरा सांस लेते मुड़कर उन्हें देखा था। अपना सामान पैक कर लो, थोड़ी देर बाद हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है। जी। अब्रिश ने आहिल अनाया जरताज को उलझन भरी निगाहों से देखते सहले को ना समझी से सहले को ना समझी से देखा था। हम सब आज की फ़्लाइट से हमेशा हमेशा अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ कभी ना आने के लिए। सहले के अटल और संजीदा लहजे पर मज़ीद हैरान हुई थी। मामा, आप होश में नहीं है इस वक्त, इसलिए ये सब कह रही हैं। आइन इन्हें समझाओ, इन्हें खुद नहीं पता। ये क्या कह रही हैं? अब इस आहिल को देखते एहतजाजिया लहजे में बोलते एहतजाजिया मुस्कुराई थी। आहिल अनाया जरताज सब उसी लम्हे अपनी नशिस्तों से उठे थे। सहले और अबिश में जज्बाती सीन होने वाला था। अब सब परेशान हुए थे। क्या मतलब मैं होश में नहीं? अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क, अपनों के पास वापस जाना चाहती, क्या गलत है इसमें? सहले की बात पर अब्रिश अब की बार सर नफी में हिलाते एहतजाजिया एहतजाजिया हंसी थी। इन अपनों की बात करिए मामा, जिन्होंने हमेशा आपसे गैरों वाला सलूक किया। आप जिंदा हैं, मर गई हैं, कभी आपका पता नहीं किया। रोज जीती थी, अब रोज मरती थी आप, मगर आपके अपनों ने कभी आपका पता नहीं किया था। गलती मुझसे हुई थी, सजा भी तो भुगतनी थी। सहले का लहजा शिद्दत से भीगा था। गलती हुई थी, गुनाह नहीं जो हवेली के लोग खुदा बनकर सजा देते। अब्रिश यकदम चीखी थी। अब्रिश काम डाउन। आहिल ने उसे चीखते देखकर संजीदगी से कहा। कैसे काम डाउन हो जाऊं मैं? अब्रिश ने गहरी सांस लेते अपने दिल पर हाथ रखा था, जहां उससे दर्द सा उठता महसूस हुआ था। जब्त करना मुश्किल था। बाबरी के कत्ल का इल्ज़ाम आहिल पर लगाया गया था मामा, और आपके अपने बाबा जान ने अपनी ही बेटी का पता नहीं किया था, क्योंकि वो अपने बेटे अरबत खान को खोना नहीं चाहते थे। अनाया को किडनैप किया गया, कोई भी आपके साथ नहीं था। आपके सो कॉल्ड गैरतमंद भाइयों को पता ही नहीं था कि अनाया किडनैप है। कैसे पता होता? वो पता करते तो पता चलता जहले इस्लामाबाद में किन तूफानों से लड़ रही है। अब्रिश अपने लब काटते जख्मी लहजे में बोली थी। सहली अब्रिश के सामने खड़ी अपने लरसते वजूद पर काबू पाए हुई थी। सब ही परेशानी से सभी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आहिल बापरे की मारी गई गोलियों से मौत के मुंह से वापस आया है। आज मेरा भाई एक टांग से ठीक तरह चल नहीं सकता। मेरी अनाया 3 माह उस बहसात की कैद में रही, और आपकी बुजली और अपनों की मोहब्बत ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आपके सामने मुझे पिस्टल की नोक पर रखकर लेकर गया था। आप कुछ नहीं कर सकी। जरान का ख्याल आते ही उसकी सांसें जैसे उखड़ी थी। उसने अपने गले पर हाथ रखे गहरे सांस लिए थे। आहिल अब्रिश को देखते नम आंखों से अपना निचला लब कुचल गया था। अब हर लम्हा पाकिस्तान जाने पर पछताई थी।
यहाँ आना चाहती थी, आज फिर पाकिस्तान जाना चाहती, और क्या छीनना चाहती हैं आप हमसे? सब कुछ तो छीन लिया आपके पाकिस्तान और आपके अपनों ने हमसे। अब क्या बचा है हमारे पास? जो आप चाहती हैं वो भी छीन जाए। अब तलखीश से बोलते चीखी थी। नजरों के सामने फिर से वो सफ़ा का जेठ गंवार खानजादा आया था, जो इसका सब कुछ छीन चुका था। अब ने गहरे सांस लेते अपने आंसू अपने अंदर उतारे थे। अब इस सफ़ाक इंसान के लिए उसने आंसू नहीं बहाने थे। मेरे अपनों ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरा ज़रान हर लम्हा हर कदम पर मेरे साथ था। आहिल को बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। आहिल की सेफ्टी के लिए उसने अपनी बहन की खुशियों की भी परवाह नहीं की थी। अकेला सबसे लड़ता रहा, मगर आहिल को किसी का पता नहीं चलने दिया। अनाया को behzad की कैद से बचाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी थी। तुम भूल सकती हो, मैं अपने भतीजे के एहसान कभी नहीं भूल सकती। सहले अब्रिश के मुकाबले आई थी। आपका भतीजा सफाक अजट कमवार है, वो वैसा नहीं जैसा दिखता है। अब्रिश सहरान के नाम पर तड़पते हुए हलक के बल चीखी थी। तुम भी अपने बाप की तरह हो अब्रिश, बेवफा, बेहिस। अब्रिश के चीखने पर मुश्तिल होते सफाकी से बोली थी। सहले की बात पर अनाया ने बेयकीनी से अपने लबों पर हाथ रखा था। सहले अक्सर अब्रिश के साथ ज्यादती कर जाती थी। मगर वो अब्रिश को ये लफ्ज़ कह सकती हैं, उसे यकीन नहीं आया था। सहले के लफ्ज़ सुनते अब्रिश का वजूद सिलसिलों की जद में आया। मैं बेवफा हूँ, मैं बेहिस हूँ। अब्रिश ने अपनी सीने पर उंगली रखते पीछे की तरफ कदम बढ़ाते भीगी आंखों से आहिल को देखा था। भीगी आंखों से आहिल को देखा था। आहिल अब तेजी से अब्रिश की तरफ बढ़ा। अपनी बहन की जिस्मातीपन से वाकिफ था। ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत थे। ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत थे। मामा, मामा क्या कह रही हैं आप ये? आहिल ने अब्रिश को कंधों से थामते जहले से कहा। अब्रिश का वजूद बुरी तरह लरसना शुरू हो गया था। हाँ, बेहुस हो, बेवफा हो तुम। सहले गहरे सांस लेते त्रस्त लहजे में बोली। अब्रिश ने हमेशा उनके बाप भाइयों की इतनी बेहिसी याद दिलाई थी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब्रिश गहरे से सांस लेते अपने गले को जकड़ते आहिल के सीने में समाई। आहिल ने डबडबाई आंखों से अब्रिश के सर पर हाथ रखा। भूल गई हो तुम? तुम्हें जरान ने ज़ईम से बचाया, उस एहसास से तुम्हारी इज्जत बचाई। अगर जरान ना आता तो वो बेहसाद तुम्हें नोच खाता। भूल गई हो उसका हर एहसान? जहले बेरहमी से बोलते अब्रिश के वजूद को मज़ीद लहूलुहान कर गई थी। आहिल, इनको बोलो खामोश हो जाएं, इनको बोलो खामोश हो जाएं। अब्रिश आहिल की शर्ट मुट्ठियों में जब पकड़े रोते हुए चीखी थी। मामा खामोश हो जाएं, आप जानती हैं वो कितनी जज्बाती हैं। क्यों उससे ये सब याद करवा रही हैं? आहिल बेबसी से नम लहजे में बोला। अपनी बहन में उसकी जान बसती थी। उसे ऐसे वो नहीं देख सकता था। मैं जज्बाती नहीं हूँ आहिल, मैं बेहिस नहीं हूँ आहिल, मैं बेवफा नहीं हूँ आहिल। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी आंखों में देखते रोते हुए बोल रही थी। मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं। आहिल ने नम लहजे में कहते उसकी आंखों से बहते आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए। मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ टूट कर करती हूँ, यही मेरी कमज़ोरी है। मगर मैं अपने बाप जैसी नहीं हूँ। मैं अब्रिश पाशा खुद को कहती हूँ, मगर पाशा जैसी खुद को कहलवाना पसंद नहीं करती। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सर नफ़ी में हिलाते हिचकियों से बोल रही थी।
अनायास सरताज की आंखें नम थीं, सहले बेहिस थी, खुद पर काबू पाए खड़ी थी। तुम नहीं हो पाशा जैसी, तुम किसी जैसी नहीं हो। आहिल उसे बच्चों की तरह पचकार रहा था। मेरी कमज़ोरी मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है मेरी कमज़ोरी। मोहब्बत ने मुझे ऐसा बनाया। बचपन से अपनी माँ की मोहब्बत को तरसी, बाप की मोहब्बत को तरसी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते, मैं तुम्हें पाल रही थी, इन्हें संभाल रही थी। लेकिन इनको कभी मुझ पर तरस नहीं आया। इन्होंने तो कभी दो घड़ी मुझसे हंसकर बात भी नहीं की। इनके लिए इनका गम ही बड़ा था। मेरे गमों का क्या आहिल, जो कोई नहीं समझ पाता मुझे, क्यों कोई समझ नहीं पाता। ब्रिश रोते हुए टूटे कांच से लहजे में बोली, मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारा भाई समझता है तुम्हें। आहिल भी अब रो दिया था, बचपन खो दिया, सब कुछ खो दिया। कब 15 की हुई, कब 18 की हुई, कब 20 की हुई, पता ही नहीं चला। फिर ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले गई। नहीं जाना चाहती थी, मगर इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया। हर बार की तरह इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। और अब्रिश पाशा अपनी माँ के आगे हार गए। अब्रिश अब शिद्दत से फूट फूट कर रो दी थी। वो आहिल की शर्ट छोड़ने को तैयार ही ना थी। आहिल का अब खड़ा रहना मुश्किल। बगैर स्टिक के सहारे खड़ा था। इसकी टांग में शदीद दर्द उठा था, जो उसके चेहरे से आता। ये देखते जरदाद जल्दी से अब्रिश की तरफ बढ़ी। आहिल ने हाथ के इशारे से उसे वहीं पर रुकने को कहा। लेते जरदाज गहरा सांस लेते रुक गई थी। सहेली अपने लरजते वजूद पर काबू पाए खड़ी थी। बहुत अरसे बाद उन्हें अपने सर में दर्द होता महसूस हुआ। अपना दिमाग तारीकी में ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैं इनके सो कॉल्ड भतीजे की मोहब्बत को ठुकराती रही, क्योंकि मोहब्बत मुझे रास नहीं आती आहिल। इस लड़की को अपनी माँ की मोहब्बत ना मिली हो, अपने बहन भाइयों के साथ खेलने को तरसी हो, इस लड़की को कैसे कोई मोहब्बत कर सकता था। जहले की बेपनाह खूबसूरती पर पाशा ने उसे रोल दिया था, क्योंकि जहले ने उससे मोहब्बत की थी। तो अब ब्रिश को कैसे उसकी खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत मिल जाए। आहिर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तन्हा ज़िंदगी गुजार दूँ, मगर क्या करूँ इस दिल का, जो सबकी मोहब्बत मांगता है, सबसे ज़्यादा उस सफाक इंसान की मोहब्बत मांगता है। मगर अब्रिश पाशा से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े आयल से लिपटी थी। अब्रिश का पूरा वजूद आयल की टांगों पर आ रहा था। वो अपनी बहन का थोड़ी देर वजन नहीं संभाल पा रहा था। उसे कैसे सहारा देता। वो बेबसी से रो पड़, मैं करता हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौत से लड़ते हुए तुम्हें याद करता रहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आयल उसे सीने में पीछे शिद्दत से रो दिया था। मेरी माँ मुझे आज तक ताने देती है, दुनिया कैसे भूलेगी मेरे जुर्म। अब्रिश ने सिसकी लेते आहिल की आंखों में देखते सवाल किया, तुम ये सांस दिला रही हो अब्रिश? तुम्हें अपने शौहर का घर नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ भी हो जाता। तुम्हें रात के अंधेरे में घर से नहीं निकलना चाहिए था। औरत की गलतियां ये मुआशरा कभी नहीं भूलता। मुझे देखकर भी तुमने सबक नहीं सीखा। जहले ने इस दीवार का सहारा लेते कहा, आपको नहीं पता मैं किन अजाबों से गुजर रही थी। मेरा शौहर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं था। मुझे वो कमरा कैद लगता था, सांसें बंद होती थी मेरी। अब्रिश बुरी तरह चीखी थी। जरान का सितारा खान के साथ आज सुबह नाश्ता करना याद आया था। उसकी कल भी सांसें बंद होती थी, उसकी आज भी सांसें बंद हो रही थी। उसी कमरे, उसी कैद में तुम वापस जाने के लिए उसकी मिन्नतें कर रही थी। जहरे की बात पर वो कर्ब से आंखें मीच गई। आयल ने उसके लड़ते वजूद को बाहों में भरा हुआ एक झटके से उससे दूर हुई थी। छोड़ गया था वो मुझे, अब उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।
अपने आंसू साफ करते अटल लहजे में बोलती, तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अब प्रिश, तुम जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम ना गई, मैं अपनी जान ले लूंगी। जहले की आवाज़ पर वो रुकी थी। कितनी बार मामा, कितनी बार? कब तक अपनी भाषा को ऐसे ब्लैकमेल करेंगे? मेरे मोहब्बतों का सब आप सब इम्तहान कब तक लेंगे? मैं जानती हूँ वो भी इसलिए इतराता है, उसे पता है अब पाशा की धड़कनों पर उसका नाम धड़कता है। अब ने मुड़ते हुए जहले को देखा था, मगर अब और नहीं। मैं किसी को खुद को इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं करने दूंगी। अब कहती अपनी कमरे की तरफ बढ़ी। अब्रिश के इनकार पर जहले को अपना दिमाग चकराता महसूस हुआ था। बाबा, जहले ने रोते हुए दीवार का सहारा लिया था। उसी टाइम जहले को पूरी तरह फिट्स पड़ा था। उनके बदन को झटका सा लगा तो अपनी गर्दन पर हाथ रख थी। आहल अनाया जल्दी से जहले की तरफ बढ़ी। अब्रिश ने पलटते हुए जहले को देखा, जो आहल की बाहों में बेहोश थी। अब्रिश ने अपना निचला लब बेदर्दी से कुचलते जहले को रोते हुए देखा। दूसरे लम्हे वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपनी बेड पर टांगे नीचे की तरफ लटकाए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ी गहरी सांस लेते बैठी थी। चादर उसकी ज़मीन पर पड़ी थी, सबसे उसका बदन हिचकोले ले रहा था। जहले को आज 6 माह बाद दौरा पड़ा था। वो होशो खिर्द से बगाना हुई थी जब जरान उसे छोड़कर गया था। उसके होश में आने पर जहले को बहुत बार दौड़े पड़ते थे। उसे रोते तड़पते देखकर जहले को हर दूसरे दिन दौरा पड़ता था। अमेरिका आने के बाद जहले ठीक रही थी, आज फिर से वो बेहोश थी। अब गहरे सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में गिरा गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सामने देखा, जहाँ से अनाया अंदर दाखिल हुई थी। कैसे हैं मामा? अब ने अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाते पूछा। कैसे हो सकती हैं? वैसे ही जैसे हर फिट्स के बाद होती हैं। बहुत बुरी हालत है इनकी, अनाया ने संजीदगी से कहते अलमारी से अलमारी से बैग निकालते बेड पर रखते अब्रिश के कपड़े उस पर डाले थे। कर रही हो? अब्रिश ने भीगे लहजे में चटकते पूछा। आप जानती हैं मामा, आपके बगैर नहीं जाएंगे। तो जिद करने का फ़ायदा? अनाया ने संजीदगी से कहते अब्रिश की ज़रूरत की चीज़ें बैग में डाली थी। मैं जिद कर रही हूँ, अब्रिश ने भीगे लहजे में इस्तफसार किया। चले मामा जिद कर रही है, मगर वो हमारी मामा है। आप ये क्यों नहीं सोचती? जिंदगी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, हमसे कहीं ज़्यादा उन्होंने सहा है। उनके एक गलत फैसले ने सब बर्बाद कर दिया, और उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। अब तलखी से बोलते हंस पड़ी थी। आप ही भूल जाए बचपन की महरूमियाँ, अनाया ने सबसे कहा। बचपन की महरूमियाँ? उस जेरे लफ्ज़ अनाया के लफ्ज़ और आते जख्मी सा मुस्कुराई। मेरे लिए जिंदगी का दूसरा नाम ही महरूमी है। उसे देखी ही कहा मैंने, अब्रिश बोलते हुए जख्मी सा हंस पर। अभी मैंने भी बहुत कुछ देखा है। 3 महीने उस बंद कमरे में रही, किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था। मगर मैंने इस बात को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाया, खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई। इस कैद से बाहर आते मैंने मिस्बत पहलू को देखा। भूल जाए सब कुछ, यहाँ सबने ही सहा है। जितना याद करेंगी जिंदगी जैसी सजा जैसी लगेगी। अनाया ने रसानियत से कहा। कैसे भूल जाऊँ? आसान नहीं है मेरे लिए। कोई मुझे भूलने ही नहीं देता। अब बेड पर सीधा लेटे चले हाथों में छुपाए ऊंचा ऊंचा रो दी थी। तुम्हारी कमर का दिल किसी और मर्द ने भी देखा, ये एक बात मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने ही नहीं देती। इस सितमगर के लाद लफ्ज़ याद करते वो टूट कर बिखर रही थी। वो उससे हमेशा लफ्ज़ों की मार मारता था, मगर कुछ लफ्ज़ जैसे उसकी रूह पर जख्म दे चुके थे। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ गुजरी हुई मेरी रात हसीन भी हो सकती?
और तुम जैसी बीवी अपने शौहर के सुकून का सामान भी बन सकती। तो मेरे नज़दीक एक बेशर्म औरत हो जिसे अपने शौहर को सुकून पहुंचा कर नहीं बल्कि अपने जिस्म की नुमाइश करके सुकून मिलता। एक ही ख्वाहिश थी जो औरत मेरी ज़िंदगी में आई। मैं उसे मेरे अलावा किसी ने नज़र भर कर न देख, लेकिन तुम्हें गली के हर किसी ने देखा है। ब्रिज पूरी तरह रो दी थी। उसने अमेरिका में रहते जहाँ उस पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी, कभी किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया था, बोल्ड ड्रेसिंग भी कर लेती थी, मगर कभी नहीं चाहा उसमें बदन की नुमाइश हो, कोई मर्द उसको देखे। तब भी नहीं जब ज़हीम ने उसका हाथ पकड़ा था। वो तो ज़हीम की आंखों में जमे आंसुओं पर नजरें टिकाई हुई थी। एक जज्बाती लड़की जो एक मर्द के आंसुओं पर यकीन कर बैठी थी। उसे गली के हर ने देखा था, मगर उसने कभी किसी को नहीं देखा था, न किसी को अपने करीब आने दिया था, यहाँ तक कि वो अपनी इज्जत के खौफ से गहरे पानी में उतर गई थी। वो ना आता तो खुशी खुशी मौत को गले लगा लेती, मगर किसी को अपने करीब ना आने देती। फिर भी वो समझ नहीं पाया उसे कि वो कैसी है। अब गहरे सांस लेते बेड पर छत लेटी मातम कदा अंदाज में रो रही थी। तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा तेरी हो, रो मुझसे बांध ले हर शय में है तू, हर ख्वाहिश में। अभी जरान भाई इतनी बुरी नहीं है। अनाया ने उसे ऊंचा ऊंचा रोते देखते तड़पते हुए कहा। मैंने कब कहा वो बुरा है? वो बहुत अच्छा है। वो अपनी बहन के लिए अच्छा है, वो अपनी मोरे के लिए अच्छा है। अपने भाई के लिए अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है। यहाँ तक वो अपनी पार्टी में काम करने वाली उस सितारा खान के लिए अच्छा है। वो अपने घर में रहने वाली अपनी मामू की बेटी पलविशा के लिए भी मेहरबान है। वो दरक्षा के लिए भी अच्छा है। वो गेट पर खड़े गुल खान के लिए भी गुल खान के लिए भी अच्छा है, सिर्फ मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब ऋषि अपने आंसू साफ करते छत को देखते कर्ज से बोली थी। अनाया उसकी बातों पर सर्द सांस खींच गई। तुम समझाओ मामा को, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ छोड़ दे। अनाया मुझे नहीं जाना। ब्रिज बेड से उठती अनाया के मुकाबिल आई थी। आप भी मामा नहीं मानेंगी, दादी ने इन्हें खुद कॉल की है। आपको पता है वो अपने बाबा जान के लिए पागल हैं और वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। आप नहीं जाएंगी तो रोज़ उन्हें ऐसे दौरे पड़ेंगे। वो अपनी ज़िंदगी अपनों के दरमियान गुजारना चाहती हैं। मत करें उनके साथ ऐसा, अनाया ने अल्ताजाइया लहजे में कहते अबरीश के हाथ पकड़े थे। अबरीश ने गहरे सांस लेते अनाया को टपटपाए लहजे में देखा था। फिर से मेरा इम्तहान ले रही हैं, कैसे मजबूत हूँ मैं जब कदम कदम पर तुम लोग मुझे ऐसे ब्लैकमेल करोगे। अबरीश ने अपने हाथ छुआते बेबसी से कहा। आप ही चले जाएं एक बार और हम मामा को मना कर आहिल के बाद साथ वापस आ जाएंगे। अभी चली जाएं, अनायत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अबरीश अपना हाथ छुआती भीगी आंखों से देखती सर नफी में हिला गई थी। वो अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी दाजी कह रहे थे हवेली में बहुत बड़ा फंक्शन है, मुझे लगता है किसी की शादी है। अनाया की बात पर उसके कदम रुके थे। शादी किसकी है? अरहाम लाला की है क्या? अब ने उजरत में बोलते अपना निचला लग दांतों तले दबाया था। वो जानती थी ऐसा नहीं हो सकता। अरहाम हूर के अलावा किसी दूसरी औरत को देखकर अपनी सांसें रोक सकता है, मगर उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। वो हवेली में रहकर जान चुकी थी अरहाम खान ज़ादा की सुर्ख आंखों में उसकी बीवी रहती थी। वो दीवाना था उसका, मगर किसी और का नाम कैसे वो ले लेती? अगर लेती तो सांसें रुक जाती उसकी।
उनकी कैसी हो सकती है? वो हूर आप ही से बहुत प्यार करती है, तो सब जानते हैं। आपको लगता है वैसा करेंगे कभी क्या? अनाया ने अब्रिश के गुलाबी चेहरे को वो गौर देखते संजीदगी से सवाल किया। फिर अब्रिश ने बेयकीनी से अनाया को देखते दिल पर हाथ रखते गहरे सांस लिए थे। अनाया कहीं वो नाम न ले ले जिसका सोचकर इसकी सांसें रुक रही थी। सतारा, तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर जरान खान ज़्यादा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इस सभा का चिड़ गवार के लफ्ज़ याद करते अब्रिश ने सर नफ़ी में हिलाते हुए डबडबाई आंखों से अनाया को देखा था। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बेड की पायती से उसका पाँव पूरी तरह टकराया था। सी की आवाज़ निकालते हुए रुकी थी। नाखून टूट कर अंगूठे से अलहदा हो गए। दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में सराय की थी। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। वो अपना सर जकड़ गई। अनाया जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। वो भागते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गई थी। शावर खोलते वो कपड़ों समेत ही भीग रही थी। शावर खोलते वो कपड़ों समेत ही भीग रही थी। फरहान खानजादा ने अपनी रिस्ट वॉच में नजरें दौड़ाते परेशानी से अपनी हल्की गनी बेट सहलाई। फ्लाइट के टेक ऑफ होने में कुछ ही देर रह गई थी। अब इन सब की बोर्डिंग होना क्लियरेंस होना बाकी था और उसकी बीवी का कुछ नहीं पता था। वो इस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में बेचैनी से अपना एक हाथ दूसरे हाथ में फंसाई अपनी टांगें हिलाते अपने चमकदार स्याह बूटों पर नजरें गाड़े हुए था। फंसाए अपनी टांगें हिलाते अपने चमकदार स्याह बूटों पर नजरें गाड़े हुए था। आज भी वो बैठ वक्त कई महाजों पर लड़ा था। उसकी बहन उसकी जान निकाले हुई थी। उस पर लम्हा बलम्हा भारी पड़ रहा था। अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता था उसकी बहन थी, जिसकी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसकी खुशी क्या थी वो जानता था। वो जानता था एक मरतबा उसके अपने उसे फिर से तन्हा कर देंगे। वो इन तूफानों से अकेले लड़ेगा। अब की बार वो अपने भाई को खो देगा। जरानी गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलती गहरा सांस लिया था। वो इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस था जिस पर ब्लैक कलर का कोट था। नजरों के सामने अपनी बीवी का चेहरा आया था जब वो उसकी शर्ट जकड़ी उसकी शिद्दत अपने लबों पर बर्दाश्त कर रही थी। रात के वो लम्हे उसकी नज़रों के सामने आए थे। 7 माह बाद वो सुकून की घड़ियां याद आई थी जो उसने अपनी बीवी के पहलों में गुजारी थी। अपने बूटों पर नजरें गाड़े अपनी आंखें उंगलियों से बेदर्दी से मसल गया। बेवकूफ़ जज्बाती अब्रिश खानज़ादा जो अपने शोहर की दीवानी है, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया था, योर डाई हार्ट फैन। उसे लब लफ्ज़ शबाता मुस्कुराते हुए सोफे से टेक लगा गया। उसके सामने एयरपोर्ट लाउंज में सितारा खान बैठी थी जो ब्लैक कलर की जीन्स पर बेहद शॉर्ट टॉप पहने हुई थी। जिस पर छोटी सी जैकेट पहनी हुई थी। शोल्डर कट बाल उसके शानों पर बिखरे थे। सितारा खान ने फ़ोन कान से लगाए बात करते चमकती आंखों से जरहान को देखते ओके का इशारा किया था। जरहान गहरा सांस लेते अपने कोट के अगले 2 बटन खोल गया। खोलते गहरा मुस्कुराते सोफे से टेक लगाई टांग पर टांग जमा किया था। जरान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। सामने से जहले अनाया अहिल जरदाज आते नजर आए। वो जल्दी से सोफे से उठते उनकी तरफ बढ़ा। कदमों में अजलत और बेचैनी थी।
अनाया भागते हुए ज़रान के गले लगी थी। ज़रान उसके लिए मसीहा था। वो ज़रान से बेहद मोहब्बत करती थी। 3 माह की कैद के बाद पहला चेहरा ज़रान का ही तो देखा था। उसे अपने लिए परेशान देखा था। उसे behज़ाद ने छुआ ना, वो एक बड़े भाई की तरह परेशान था। उसकी इज्जत सही सलामत ये सब पूछते कैसे ज़रान खानज़ादा जैसे चिटार इंसान के लब कप कपा रहे थे। वो आज तक लम्हे भूल ही नहीं थी। ज़रान ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। कैसी है मेरी गुड़िया? ज़रान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मिनिस्टर साहब, आप कैसे हैं? अनाया ने जवाबन मुस्कुराते हुए आईब्रो झुकाते पूछा था। अनाया की बात और अंदाज पर ज़रान का बरजस्ता कहकर गूंजा था। वो इस वक्त जीन्स पर घुटनों तक शॉर्ट गर्म जर्सी पहनी हुई थी। गले में मुफलर लिया था। ऊंची पौने बनाए वो बेहद मासूम लग रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे आज से माँ पहले थी। बेजात की कैद ने उसकी मासूमियत और बचपने पर कोई असर नहीं डाला था। ज़रान उसे देखकर खुश हुआ था। शुक्र किया तो अपनी बहन जैसी जज्बाती नहीं। आहिल ने सिर टिक के सहारे आगे बढ़ते नम आंखों से ज़रान को गले से लगाया। बहुत अच्छा लगा ज़रान भैया आपको देखकर। आहिल मुस्कुराते हुए ज़रान से लगा था। मुझे भी अच्छा लगा ब्रेव मैन। ज़रान ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। ज़रान ने आगे बढ़ते जरताज के सर पर हाथ रखा। जरताज की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो लम्हा याद जब बाबरी जैसे दरिंदे से ज़रान ने बचाया है उसकी और उसके शौहर की जान का वो मुहाफिज था। ज़रान को देखते वो रो दी थी। behज़ाद की मौत याद आई थी। चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। एक मोहब्बत में उससे उसका भाई छीन लिया था। पता नहीं वो गलत थी या उसका भाई। आज भी वो रातों को ये सब सोचते खुद से सवाल करते हुए सो नहीं पाती थी। ज़रान ने आगे बढ़ते अब जहले को अपने सीने से लगाया तो जहले ज़रान के सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी। फूफू आप, अब आप हमेशा के लिए हमारे पास आ रही हैं। आपको मैं अब हवेली से कहीं नहीं जाने दूंगा। आप अपने बाबा और भाइयों के पास रहेंगी। ज़रान ने जहले के हाथ नरमी से थामते कहा। जहले अस्वात में सर हिलाते नम आंखों से मुस्कुराई थी। ज़रान की बेचैन निगाहों का मरकज सामने की तरफ था। वो अपनी जिद्दी बेवकूफ़ जज्बाती बीवी को ढूंढ रहा था। वो क्या नहीं आई, वो ये सोच कर ही पागल हुआ था। यकदम एकदम उसकी ब्राउन आंखें चमकी थी। नजरें सामने जम कर रह गई थी। जहाँ उसकी बीवी सर से पैर तक चादर में लिपटी आ रही थी। अपना चेहरा तक उसने ढांपा हुआ था। ज़रान खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ज़रान ने बहुत गहरी निगाहों से अपनी बीवी का इस्तहकाक से मायना किया जो मुकम्मल चादर में छुपी हुई थी। अपने खूबसूरत बदन को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुई थी। उसे ऐसे खुद को छुपाए देखकर ज़रान के लबों पर मगरूराना मुस्कुराहट छाई थी। खुद पसंद मगरूर मुस्कुराहट जो एक पाक औरत की हमराही पर मर्द के चेहरे पर होती है। अब्रिश जो आहिस्ते से चलते हुए आगे बढ़ी थी, ज़रान को देखते अब्रिश के कदम रुके थे। वो बेयकीन हुई थी। ज़रान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, अपने चमकते बूटों को देखा था। निकाब से नजर आती अब्रिश की आंखें शिद्दत से झिलमिलाई थी। ज़रा ने दोबारा से नजरें उठाई, उसकी तरफ देखा जो एयरपोर्ट लॉन्च के वस्त में से देखकर रुक गई थी। बतराई कैफियत में खड़ी थी। ज़रान की गहरी बेचैन निगाहें उसकी ब्राउन शफाफ आंखों पर थी जिनका दर्द आज कुछ अलग था।
जरान बहुत बहुत गहरी निगाहों से इसकी साकत वजूद को देख रही थी, उसे सिपाहट निगाहों से खड़े देख रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। दूसरे पल वो आहिस्ते से चलते हुए सबकी तरफ आई थी। आहिल, फ्लाइट टेक ऑफ होने में कुछ ही देर रहेगी, अभी बोर्डिंग भी रहती है। यहाँ खड़े क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। अपनी जरान को बिल्कुल नजरअंदाज कर गई थी। उसकी नज़रअंदाज करने पर जरान की लबों पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। उसे कितना नज़रअंदाज कर सकती थी वो जानता था। हाँ, चलते ही आहिल ने अब्रिश को अपने हिसार में लिए इसकी आंखों पर बारी बारी लब रखे थे। उसकी भीगी आंखें देख चुका था, इसलिए तड़पते हुए लब रख उसे यकीन दिलाया था उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। ठीक हो तुम? आहिल ने अब्रिश की भीगी आंखों को देखते मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्रिश संजीदगी में बोलते उसके हिसार में आगे बढ़ी थी। वो स्टिक के सहारे अपनी बहन को अपने बाजुओं के हल्के में लिए आगे बढ़ रहा था। अब्रिश के कदम यकदम रुके थे। सामने ही सोए पर सितारा खान लैपटॉप गोद में लिए बैठी उसमें बुरी तरह मसरूफ़ थी। अब्रिश ने बेयकीनी से उसे देखा था। दूसरे ही लम्हे उसने मुड़ते हुए जरान को शिकवा के ना निगाहों से देखा था। जरान उसकी गुलाबी जख्मी नजरों का मतलब समझते सच सांस खींच गया था। चलो यहाँ से, अब्रिश आहिल को कहते तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी। जरा ने अपने घने बालों में उंगलियां फेरते अब्रिश के सच सपाट रवैये को महसूस किया। वो इस अब्रिश से बहुत मुख्तलिफ थी जो कल से उसके पास थी। थोड़ा सा सर्द रवैया था, अजीब सा। अनाया ने जरान को परेशान देखते उसे आंख मारी। अभी इश्क में इम्तहान है और भी, अभी से हिम्मत हार के मिनिस्टर साहब। अनाया ने जरान के करीब होते शरारती लहजे में सरगोशी की। ना इम्तहानों से और ना इश्क करने से मैं डरता हूँ। तुम्हारी जज्बाती बहन को मुझे कंट्रोल करना आता है, तुम फिक्र ना करो। अच्छी तरह पता है उसे कैसे काबू करता है। जरान ने जवाबन मुस्कुराया था। जहले और जरताज आहिल और अब्रिश की तरफ बढ़ी। अनाया भागते सबके हम कदम हुई थी। जरान ने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते अपनी बीवी के कदमों की उजलत देखी थी। वो तेज तेज वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। शहराम ने अपने कमरे में दाखिल होते अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाला था। अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए कमरे में एक तरफ रखे बेबी बेड की तरफ बढ़ा। बहराम बेड पर लेटा गहरी नींद में महव था। शहराम नम आंखों से मुस्कुराते उसे देख रहा था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलने पर उसने सामने देखा जहाँ से बाहर बाहर आई थी। उसे ब्लैक कलर की चुनटों वाली लॉन्ग गर्ल फ्रॉक में मलबूस थी। ब्राउन सिल्क की लंबे बाल खुले हुए थे। शहराम ने गहरी निगाह बहारे पर डाली। जो उसे माँ बनने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। शहराम ने ऊपर से नीचे तक इस्तेकाक से उसका मुआयना किया। बाहर एक ड्रेसिंग रूम से निकलता देखकर अब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके चेहरे से उसके चेहरे से यहाँ था। उसके स्टिचेस में शदीद दर्द है, कुछ चाहिए था मुझे बताती
तुम क्यों गई ड्रेसिंग रूम में? शहराम ने नरमी से उसकी कमर पर हाथ रखते, उसके शाने पर बिखरे बाल पीछे करते से बहुत नरमी से अपने सीने में भेजते खुद को सुकून पहुंचाया था, जिस सुकून के लिए पिछले कुछ दिनों से तरस गया था। बहारे ने पूरी कुव्वत से उसे खुद से दूर धकेला। शहराम उसके धकेलने पर खुद ही जल्दी से उससे दूर हुआ। बहारे, तुम्हारे स्टिचेस अभी ठीक नहीं हुए, इस तरह मत किया करो। शहराम ने पीछे होते चेहरे उसके सुर्ख चेहरे को देखते कहा, जहाँ उसके करीब आने पर नागवारी छाई थी जो शहराम खान को जियत के इंतहा पर ला खड़ा कर गई थी। उसे वही बहारें लगी जो आज से कुछ माह पहले उसके लिए थी। ऐसी ही नागवारी उसके चेहरे पर होती थी जब वो उसके करीब जाता था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे दूर रहा करो बस। बहाने उसके साइड से गुजरते बेड की तरफ बढ़ी थी। बेड ब्राउन को पकड़े वह आस्ती से बेड पर बैठी। उठने बैठने से स्टिचेस में शदीद खिंचाव पड़ता था। ना वो खाना खा रही थी, दो लुकमे लेकर वो खाना वापस कर देती थी। रुकिया खानम की हज़ारों मिन्नत समाजे पर वो खाना नहीं खाती थी। लुकमे उसके हलक से उतरते ही नहीं थे। ना ही प्रॉपर मेडिसिन ले रही थी, जिसकी वजह से स्टिचेस में शदीद दर्द था। शहराम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आहिस्ते से चलता उसके सामने उसके करीब बेड पर बैठा। वो शहराम को देखकर अपनी निगाहें फेर कर रह गई थी। कब तक ऐसे रहोगी? कितनी सजा दोगी मुझे? शहराम ने उसके बाल आरे से नरमी से कान के पीछे अड़से। सजा क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है। सजा वो है जो मैंने काटी है इन कुछ दिनों में, और अभी काटूंगी शायद सारी उम्र। भारी स्मार्ट है सजाइया लहजे में शहराम को देखते बोली, मेरे लिए सजा तुम्हारी बेरुखी है, और मैं तो बचपन से काट रहा हूँ। शहराम ने नरमी से कहते उसके हाथों को पकड़ते उस पर लब रखे थे। वो बहुत नरमी से उसकी हथेलियां उंगलियों से सहला रहा था। वो वो खुद को कितनी तकलीफ दे रही थी और जानता था। उसकी कंडीशन देखते उसके लिए बेहद परेशान था। अब ये सज़ा तुम्हें सारी उम्र काटनी पड़ेगी। बहारे ने अपने हाथ शहराम के हाथों से सरस से खींचे थे। तुम पास रहो, मेरी होकर रहो, काट लूंगा ये सज़ा। मुझे आदत है तुम्हारी बेरुखी सहने की। सोचूंगा मेरी ज़िंदगी के 7 माह खूबसूरत ख्वाब की तरह थे जब बहारे गुल अपने शहराम पर जान देती थी, उसे खुद से ज़्यादा चाहती थी। मेरी ज़िंदगी के 7 माह खूबसूरत ख्वाब की तरह थे जब बहारे गुल अपने शहराम पर जान देती थी, उसे खुद से ज़्यादा चाहती थी। वो 7 माह ख्वाब नहीं, सराब था, सब कुछ झूठ था। इन 7 माह में शहराम खान मेरे साथ नहीं था। वो शहराम खान नहीं था जो मेरी बेरुखी सह कर भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। इन 7 माह में एक बटा हुआ इंसान मेरे साथ था जो हर पल एक गैर औरत के दुख के बारे में सोचता था, जो मेरे पास होते भी मेरे पास नहीं होता था। बाहर ने शहराम की आंखों में देखते भीगे लहजे में कहा, ना चाहते हुए भी लहजा भीगते शिकवा के ना हो गया था। वो एक आम शौहर होता तो वो भूल जाती, उसकी बेवफाई के दिए हुए जख्म वो हंस कर सह लेती, मगर वो क्या करती। शहराम खान एक आम मर्द नहीं था, वो एक आम पठान नहीं था। कैसे उसने खुद को खास से आम किया? वो शहराम खान का आम होना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तुम्हारे पास होते शहराम खान कभी किसी दूसरी औरत को नहीं सोच सकता। शहराम खान ने बहारे के लिए उस दूसरी औरत को मरने के लिए छोड़ दिया था जिसका तुम्हें लगता है मैंने रोग पाला है। शहराम खान का रोग एक ही औरत हो सकती है, वो है उसके बचपन की। उसके बचपन की मनकूहा, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क। बहारे गुल खान वो उसकी आंखों में देखते गंभीर लहजे में बोला। बहारे की आंखों में शबनम के साथ इस्तेज़ायापन बयान ठहरा था।
शहराम खान ने अपने खून पर सवाल उठा दिए थे। अपने कोल अपने वादे से फिर गया था, मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। शहराम नरमी से कहते उसकी आंख के गोशे पर ठहरी शबनम अपनी लबों से चुन गया था। शहराम खान बेवफाओं से भी बड़ा बेवफा निकला, जिसे अपनी बेवफाई पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है। बहारे उसे खुद से धकेलते धूर धकेलते दबी आवाज़ में चीखी थी। उसके बदन से उठती महक जो हमेशा उसे जानलेवा लगती थी, आज भी जानलेवा थी, जो उसकी जान निकाल रही थी। कैसे शर्मिंदा हूँ बहारे, क्या करूँ तुम्हें यकीन आ जाए मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। शहराम ने उसकी दूर धकेलने पर कर्ब से पूछा। बेवफाई क्या है तुम्हारे नज़दीक, बताओ मुझे। किसी दूसरी औरत से शादी का वादा करना, उसके लिए अपना घर अपना कमरा सजाना, दूसरी औरत को उस औरत का हक देने जा रहा था शहराम खान, जिस औरत से इश्क का दावा किया था। बंद कमरे में शहराम खान उसी दूसरी औरत को अपने सीने से लगाए खड़ा था और कहता है वो बेवफा नहीं। मैं कहती हूँ शहराम खान से बड़ा बेवफा कोई नहीं। बाहर इस्तेज़ाया ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। बाहर बंद कमरे में वो एक लम्हा था जब वो मेरे करीब आई। यकीन मानो वो कभी मेरे करीब नहीं आई। वो मेरे सीने से लगी ज़रूर थी, मगर मैंने उसे अपने सीने से नहीं लगाया था। वाह क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारी, तुम्हारे सीने से लगी थी, लेकिन तुम उसे लगाए नहीं खड़े थे। बाहर शहराम की बात काटते इस्तेज़ाया मुस्कुराई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो शहराम खान, इस तरह कोई मर्द मुझे सीने से लगाए खड़ा तो तुम क्या करते। बहारे शहराम बहारे को मारने के ये हाथ उठाए थे, यकदम पूरी कुव्वत से हलक के बल दहाड़ा था। बहारी गाल पर हाथ रखे उसकी दाढ़ पर पूरी तरह लरस गई थी। वो यकीनी से गाल पर हाथ रखे शहराम को देख रही, जिसकी आंखों में खून की लाली उतरी थी। शहराम खान ने बहारे को कहर बार निगाहों से घूरते अपना हाथ पहले कराते लब भींचे थे शहराम की धाड़ पर। बहराम सोते में उठता पूरी तरह डर गया था, वो बुरी तरह रोने लगा था। बहारे ने शहराम को नम आंखों से नम आंखों से देखा, जो मुट्ठियां भींची उसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। बहारे बहराम के रोने पर बेड से उठते जल्दी से बहराम के बेड की तरफ बढ़ी, उसे उठाते सीने से लगाया। वो बुरी तरह हिचकियों से अब रो रहा था। बहारे भी उसे सीने से लिपटाए रो पड़ी थी। स्टिचेस में शदीद दर्द उठा था, पता नहीं वो स्टिचेस में उठते दर्द की वजह से रोती थी या दिल में उठते दर्द की वजह से, मगर वो बहराम को सीने से लगाए रो रही थी। एक शहराम खान के मारने की कसर रह गई थी, जो इस हालत में पूरी करने लगा था। उसे इस कंडीशन में मारने लगा था। वो बेयकीन थी, बहराम को सीने से लगाए रो रही थी। शहराम ने गुस्से से पूरी कुवत साई टेबल पर मुक्का दे मारते खुद के इख्तियार पर काबू पाने की नाकाम सही की। बहारे के लफ्जों ने इसे पागल किया था। खून रगों में आग की भट्टी की तरह गर्म हुआ था। हम भी किसी गैर मर्द के साथ नहीं सुन सकता। उसने आज फिर खुद को किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ा था। बहराम और बहारे को रोते देखकर शराब अब झंझला कर रह गया था। बेड से उठता बहारे की तरफ बढ़ा, जो बहराम को सीने से लिपटाए बुरी तरह रो रही थी। लाओ मुझे दो। शराब ने बहराम उससे लेना चाहा। रहने दो तुम, मेरा ख्याल नहीं सही अपने बच्चे का तो कर लेते। तुम्हारी धाड़ पर वो डर गया। बहारे दो कदम पीछे हुई थी। मेरी ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सके, जो कभी हुई नहीं न कभी हो सकती। जो सोचो शहराम मुझ पर क्या बीती होगी। फिर भी तुम कहते हो तुमने बेवफाई नहीं की। बहारे बहराम को सीने से लिपटाए रोते हुए बोली। बहारे बहराम रो रहे से मुझे तो शहराम ने लब भींचे कहा। अगर बहराम ना रोता तो मुझ पर हाथ भी उठा देते, यहाँ तक ये ख्याल ना रखते मेरी कंडीशन क्या है। मेरे लबों से किसी गैर मर्द का नाम भी नहीं सुन सकते। मैं तुमसे तलाक मांगती, तुम हमेशा कहते थे तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, क्योंकि तुम मुझ पर अपना हक तसल्लुत ख़त्म नहीं कर सकते।
तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ज़िंदगी में किसी और का तसल्लुत मुझ पर हुआ। एक यही वजह होती है तुम मर्द अपनी औरत को छोड़ते नहीं हो। उस औरत को किसी दूसरे की दस्तरस में जाते नहीं दे सकते, वरना तुम मर्द इतने जालिम हम औरतों को हमारी गलतियों की सज़ा तलाक की सूरत में दो। जुदाई तुम मर्दों को नहीं मारती, गैरत मारती है। कोई दूसरा कैसे तुम्हारी औरत को छू सकता है, देख सकता है? है ना, इसने शहराम की सुर्ख आंखों में गाढ़े सवाल किए। शहराम ने अपने जबड़े बीचे उसके सवालों का जहर पिया था। तो बताओ मुझे, औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती उसी मर्द की बेवफाई? बहारें एक हाथ पीठ पर रख के शिद्दत से रो दी थी। बहारें शहराम उसकी तरफ बड़ा उस तरह से पीछे हुई थी। काश तुम मुझसे कभी अपनी झूठी मोहब्बत का दावा ना करते, यही एक बात मुझे मारती। मैं कैसे तुम्हारी झूठी मोहब्बत को सच मानती रही। झूठी मोहब्बत नहीं की मैंने तुमसे। मेरे लिए मोहब्बत का नाम ही बहारे खान है। शहराम ने बहारे को देख तड़पते लहजे में कहा। मेरे लिए बेवफाई का नाम शहराम खान है। बहारे रोते हुए बोली। यकदम स्टिचेस में शदीद दर्द की तड़प कर रह गई थी। इसके लबों से दिलसोज चीख बरामद हुई थी। शहराम ने जल्दी से उसे बहराम से लिया, उसे सीने से लगाते लगाते बहारे की कलाई जकड़े उसे बहुत आराम से बेड पर बिठाया। बहारे पेट पर हाथ रख के गहरे सांस लेते बेड पर बैठी थी। शहराम ने रोते हुए बहराम को सीने से लगाया, उसे उसकी कॉट में डाला, उसे झूला देते सहलाने की कोशिश की। वो हिचकियां लेते थोड़ी ही देर में सो गया था। शहराम आज से चलता बहारे के करीब आया, जो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी। शहराम ने उसके पेट से फ्राक सरकाते ऊपर किया। रहने दो। बहारे ने उसका हाथ पीछे किया था। शहराम उसका हाथ सख्ती से पकड़ उसकी फ्राक को ऊपर खसका गया था। शहराम ने स्टिचेस पर लगी पट्टी एहतियात और नरमी से रिमूव की। कुछ स्टिचेस में से ब्लड निकल रहा था। इनकी हालत देख खराब देख थी। शहराम ये देखते लब खींच गया। तुम्हारी इतनी लापरवाही, अगर ये स्टिचेस खुल गई तो दोबारा लगेंगे और ये ज़्यादा तकलीफ दे होगा। एक डॉक्टर होते तुम इस तरह कर रही हो। मेरे लिए ये तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, इस दर्द से बड़ा भी कोई दर्द हो सकता है? तुम्हारी बेवफाई का दर्द सह लिया, ये भी सह लूंगी। बाहर भीगे स्मार्ट लहजे में बोलते चेहरा फेर गई थी। शराब ने झंझलाते अपनी गनी पर हाथ फेरा, अपनी गर्दन सहलाते खुद पर काबू पाने की कोशिश की। बहारे के ताने उसका अंग अंग सुलगा देते थे। वो इसे देखकर ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ा। वहां से मेडिकल बॉक्स लाते हुए बहारे के पास बेड पर बैठा। काटा निकालते उसने बहारे के स्टिचेस पर पायोडीन लगाते उन्हें साफ की थी और एहतियात से वहां पट्टी की थी। बहारे बेड पर लेटी थी। शराब की नरमी से पट्टी करने पर भी उसे शदीद दर्द हुआ था। गहरे सांस लेते बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ ली। शहराम ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे बहुत एहतियात से बेड पर बिठाया, उसके बालों को पीछे करते। उसने रफ से अंदाज में उसका जूड़ा बनाया था। शहराम की इतनी केयर पर उसके दिल का दर्द मजीद बढ़ रहा था। साइड टेबल पर पड़ी मेडिसिन और पानी का ग्लास उठाकर उसने बहारे की तरफ बढ़ाया। बहारे ने ग्लास और मेडिसिन थाम कर मेडिसिन
वहीं से निकली थी। शहराम ने फिर से उसे कंधों से थाम कर बेड पर लटाया। बारे आहिस्ती से रुख मोड़ की। शहराम कुछ पल उसे देखते रहा। उस पर कंबल देते वो उसके करीब हुआ था। अपना गर्म हाथ उसकी पेशानी पर रखते बहुत नरमी से उसका सर दबाने लगा। बहारी की आंखों से मोती टूट कर बरसते हुए गहरे सांस लेते आंखें मौत गई थी। मिस्टर रिजवान मलिक, आज की मीटिंग में आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे एक पर्सनल काम है, मैं चाहकर भी अटेंड नहीं कर सकूंगा। अरहाम ने अपने मैनेजर को देखते अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई थी। हूर को कल से नहीं देखा था। रिश्ते का मसला सुलझाकर उसी वक्त इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। हूर को उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। वो उसकी गाड़ी हूर की गाड़ी के पीछे नहीं होती थी। सिर्फ हर रोज से चादर में लिपटे ज़रूर देखता था। वो गाड़ी से उतरते बेताबी से पीछे मुड़कर किसी की तलाश में नजरें दौड़ाई थी। उसकी बेताबियां देखते गहरा मुस्कुराता था। सात माह बाद उसके रब को उस पर रहम आ गया था। मुकाबल की आंखों में उसके लिए तड़प डाल दी थी। मरकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत हसास था। मगर अपनी बीवी को उसे वापस लाना ही था। उसे हूर खानजादा को नज़रअंदाज करना ही था। वो उसकी बीवी उसकी मोहब्बत पर मगरूर है। वो जालिम थी, बेरहम भी थी। सारी उम्र ऐसे ही गुजारना चाहती, मगर उसके पास नहीं आना चाहती थी। वो गुजार सकती थी, मगर वो अपनी हूर के बगैर नहीं रह सकता। उसकी बीवी के दिल में खुदा उसके लिए मोहब्बत। ना डालता, वो सारी उम्र ऐसे ही गुजार दे लेता। मगर अब जबकि उसे पता चल चुका था, उसे चाहती उसे अपनी बीवी को अपने पास अपनी बाहों में वापस लाना ही था। आराम मुस्कुराते हुए सीट से टेक लगा के नजरों के सामने वो साड़ी में लिपटी आई थी। मुस्कुराते हुए सच सांस खींच के से फिर से अपनी बीवी को मांगा था, जो पिछले 7 माह में हर सांस में मांगता था। जी सर, अब फिक्र ना करें, मैं अटेंड कर लूँगा। सर, मुझे नहीं लगता हमारे साथ प्रोजेक्ट करने में सीरियस है। रिजवान मलिक ने रहाम को चेयर से टेक लगाते मुस्कुराते देख कर कहा। मतलब अरहाम खानजादा ने आंखें बंद किए कहा था। सर, मुझे अभी खबर मिली है वो कंपनी सुल्तान शाह की मीटिंग सुल्तान शाह की बेटी और सुल्तान शाह अटेंड कर रही है। अरहाम अपनी आंखें खोलती कुर्सी पर झटका खाकर सीधा हुआ था। आंखों में उलझन के साथ एकदम गुस्सा भी उतरा था। अब नजरों के सामने इसकी वही बोल्ड ड्रेसिंग आई थी जब उसने बोर्ड ऑफ मेम्बरान की मीटिंग अटेंड की थी। हमने इस अंदाज में अपनी सफ़ेद शर्ट की खुद को परसकून करने की कोशिश की। हम टेबल पर हाथ जमाते गहरा सांस लेते। वो मीटिंग क्यों अटेंड करी थी आखिर, क्यों? अपने जबड़े भींचते टेबल पर मुक्का दे मारा। सोहन मलिक हड़बड़ा कर रह गया था। अचानक से राम की आंखों में बढ़ती सुर्खी और गर्दन की फुर्ती रखते लगे देखकर हैरान होता। राम को क्या बात बुरी लगी समझ नहीं आती। टेबल पर हाथ जमाए खैर मरे नुक्ते को घूरते किसी गहरी सोच में गुम दादा के चेहरे पर इस्तराब और उलझन बढ़ती जा रही थी। वो इस पर किसी सूरत गुस्सा नहीं कर सकती, मगर अब वो क्या चाहती थी आखिर, उसे क्यों परेशान कर रही थी? अगर उसे ये सब कुछ ऐसे चलाना तो ठीक था। वो सारी उम्र ऐसे रहने को तैयार था, हर तरह की सजा भुगतने को तैयार था, उससे दूर भी रह लेता। मगर आखिर वो क्या आखिर आखिर क्या करना चाहती थी? एक बात से कभी पीछे नहीं हट सकता। वो था
अपने आप को गैर मर्दों के सामने एं करे और हमने खुद पर काबू पाते और अपनी हल्की घनी भेंट रब की वो खुद को कवर करके रखती। अपने कॉलेज में भी अपना चेहरा नहीं खोलती थी, मगर उसका मीटिंग अटेंड करने का मतलब समझ नहीं आई थी। राम ने सोचते एक बार खुद से प्रस्कून करने की कोशिश की। सर हो सुल्तान शाह बहुत कम उम्र है, वो मेडिकल की आँख फर्स्ट ईयर में। समझ नहीं आ रहा था मीटिंग आखिर वो क्यों अटेंड करी, और सबसे अहम बात हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया गया ये मीटिंग हो सुल्तान शाह अटेंड करिए। मगर मुझे पता चला है सुल्तान शाह ने अपनी बेटी के लिए स्पेशल कमरा रातों रात तैयार करवाया, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी भी रातों रात बढ़ा दी। अब इस कंपनी में इतने वर्कर नहीं जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। मैंने सुना था सुल्तान शाह अपनी बेटी को लेकर बहुत पजेसिव है, आज मुझे अंदाज़ा हुआ है ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। सुल्तान शाह वाकई में जज्बाती हैं, वरना वो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कभी अपनी कम उम्र बेटी को ना सौंपते। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बेटी की कोई बचकाना ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन समझ नहीं आता वो सुल्तान शाह आखिर हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। रिजवान मलिक अरहाम के पुरसोच सुर्ख चेहरे को गौर देखते बता रहा था। अरहाम रिजवान मलिक के आखिरी जुमले पर वो चौंका था। अरहाम के खूबरू चेहरे के माथे की वेन जाहिर हुई थी। ठीक है सर, मैं और हमारी टीम मेंबर्स निकलते हैं इस मीटिंग के लिए। देखिए क्या कहती हैं सुल्तान शाह की इकलौती बेटी। रिजवान मलिक कहते अपनी चेयर से उठा था। एक मिनट मिस्टर रिजवान मलिक, ये मीटिंग आप नहीं मैं अटेंड करूंगा। हाँ ने रिजवान मलिक को देखते संजीदगी से कहा। जी सर। रिजवान मलिक ने हैरत से अरहाम को देखा था। आज की मीटिंग मैं अटेंड करूंगा, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं मेरे साथ होगी। अरहाम संजीदगी से कहता कुर्सी से टेक लगा। रिजवान मलिक मजीद हैरान हुआ था। राम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के बगैर मीटिंग अटेंड नहीं करता, मगर आज वो बगैर प्रेजेंटेशन की मीटिंग तनहा अटेंड करने को कह रहा था। अब हमसे मुस्कुराहट फैली थी। हम शायद सुल्तान शाह की इकलौती बेटी के साथ अकेले मीटिंग अटेंड करना चाहता। शायद बहुत से मर्दों की तरह वो भी सुल्तान शाह की बेटी को अप्रोच करना चाहता था। जवान मलिक ने अरहाम की शानदार पर्सनैलिटी को बगौर देखा, जो सफ़ेद कलर के पेंट कोट में गजब ढा रही थी। सुना तो सुल्तान शाह की बेटी बहुत खूबसूरत है, मगर अरहाम खानजादा जैसे बंदे से ये उम्मीद नहीं थी यूँ और सुल्तान शाह को देखने के लिए मरा जाएगा, या वो भी एक आम मर्द की तरह ठरकी होगा। जी सर, जैसे आप कहें। रिजवान मलिक अपनी टाई टाई की नॉट ठीक करते चले। समझ नहीं आता हूँ सुल्तान शाह हमारी कंपनी के साथ आखिर प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। रिजवान मलिक के लफ्ज़ याद करते उसकी आईब्रो तनी थी। लेकिन समझ नहीं आता हूँ सुल्तान शाह आखिर हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है। इसे फिर से टेक लगा के अपना निचला लब दांतों तले दबाए हूर की आंखों में उतरी जलन याद की, जिसकी आंखों लहजे में तड़प थी। तो मेरी बीवी मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे अकेले में मिलना चाहती है, मुझ पर अपनी पावर शो करना चाहती है, मुझे बताना चाहती है। वो गुल की तरह एक आम लड़की नहीं बल्कि हूर सुल्तान शाह है। और हम सीट से टेक लगाए आंखें कह मुस्कुराया था। रमजीश तरीन और आसिफ के सरान ने अपनी सीट से टेक लगाए अब्रिज को देखा। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। पिछले 7 घंटों से अपनी बीवी की बेचैनियां मुलायजा करता। उसके मुखालिफ सिंध पर वो 2 नशिस्तों पे बैठा हुआ था। सब इस वक्त बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे थे। उसने अपनी ज़ात वाली सीट पर अब्रिज के लिए बुक करवाई थी, मगर वो इसे इग्नोर किया आगे बढ़ गई थी।
सब एक इस वक्त बिजनेस क्लास में सफ़र करते उसने साथ वाली सीट पर ब्रिज के लिए बुक करवाई थी, मगर उसे इग्नोर किया आगे बढ़ती। मगर पिछले 7 घंटों में वो एक पल चैन से नहीं बैठी थी। पिछले 7 घंटों से ज़रान की गहरी निगाहें अपनी बीवी पर ही थी। उसने खाना, यहाँ तक पानी भी नहीं पिया था। वो सब कुछ एयर होस्टेस को वापस कर चुकी हूँ, इतनी बेचैन है। वो समझ चुका था वो इसके साथ बैठने पर इतनी बेचैन है। वो एक बार पीछे मुड़कर देख लेती तो उसे पता चलता सितारा खान उसके साथ नहीं बैठी थी। अपनी शाह मौजूद ना भी होती, कभी सितारा खान के साथ ना बैठता। मीटिंग की वजह से एक साथ नाश्ता करना या फिर किसी ज़रूरी काम के अमेरिका में मुलाकात करना अलग बात थी, मगर प्लेन में एक साथ बैठना अलग बात थी। हवेली चलकर अपनी बीवी की तमाम इनसिक्योरिटीज़ दूर करने का इरादा था। सितारा खान सिर्फ उसके लिए इसकी पार्टी मेंबर थी, इसका अलावा उसका कोई ताल्लुक नहीं था, यहाँ तक कि दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था। वो इसकी पार्टी की मेंबर थी, बस वो ये भी जानता था इसका कोई फ़ायदा होना तो नहीं था। उसकी बीवी उसके करीब दुनिया की किसी औरत को ज़रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे ही मोहतात होकर रहना था। मगर अब्रिश ने पिछले 7 घंटों से खुद पर काबू रखा, इसके लिए थोड़ा हैरान कौन था। वो इसके मामले में जितनी पॉजेसिव थी वो जानता था। वो जितनी पॉजेसिव थी, खुद इसके पास आएगी, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगी। बलविशा के हाथ से काफ़ी का मग पकड़ने पर उसने वावेला खड़ा कर दिया था। ज़रान अब थोड़ा बेचैन हुआ से महसूस हुआ था कुछ बहुत सीरियस हुआ है। ये अब्रिश की आंखों से उसे अंदाज़ा हुआ था। क्या वो सितारा खान को लेकर परेशान है या बात कोई और है। इसकी ज़ख्मी निगाहें याद आई जो उसने एयरपोर्ट लाउंज पर उस पर डाली थी। बीवी किसे तुम्हें बताऊँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। दुनिया की किसी औरत में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ना कभी हो सकता है। ज़रान सीट से टेक लगाए जेरे लब बड़बड़ाया था। अब्रिश ने सीट से टेक लगाए आंखें मोदी। वो अनाया के साथ सीट पर बैठी थी। जहले जरताज आहिल से अगली सीटों पर बैठे थे। उन्हें टेक ऑफ के 7 घंटे हो गए थे। प्लेन में इस वक्त लाइट ऑफ थी, मध्यम सी रोशनी चल रही थी। अब्रिश ने अपना निचला लब बेदर्दी से काटते सीट से टेक लगाई। पूरा वजूद अंगीठी में ज्वलते कोयलों की मानी दहक रहा था। पिछले 7 घंटों से खुद पर काबू पाए हुए थे। अपने निचले लब को इतनी बेदर्दी से काट रही थी कि लबों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें आ ठहरी थी। ज़रान और सितारा उनके साथ ही फ्लाइट में दाखिल हुआ। सितारा के साथ पिछले 7 घंटों से बैठा हुई सोच कर भी कब से आतिशगीर मादे की तरफ फट रही थी। उसका जब्त जैसे खत्म हो रहा था। एक पल के लिए उसने आंखें मौत कर नहीं देखी थी। पिछले 7 घंटों से वो खुद को बावर करा रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी करे, किसी के साथ भी बैठी और सीट से टेक लगाए। हज़ारों बार ये जुमला दोहरा चुकी थी, मगर हर बार इसे अंदाज़ा होता खुद को जैसे सली दे रही। ये लफ्ज़ बोलते हुए टूट कर बिखरती थी बेबसी से। उसकी आंखों से मोती टूट कर बरसते थे। इसे अंदाज़ा होता तो कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब्रिश ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ते दिल पर हाथ रखा जहाँ शदीद दर्द हो रहा था। वो पिछले 7 घंटों के हर पल में हज़ारों बार जली थी और हज़ारों बार मर जैसे किसी के साथ सोचना जानलेवा था और उसके साथ एक ही फ्लाइट में किसी के साथ इतना करीब बैठा हुआ था। उफ, ये तो जैसे जान निकालने के मुताबिक था। अब्रिश ने दिल पर हाथ रखे सीट से टेक लगाए, खुद को बावर करवाया। उसका ज़रान से कोई तल्लुक नहीं, मगर दिल में चलते बाम्बट उसे बता दो उसका सब कुछ है। वो किसी के साथ भी बैठे, वो कुछ भी करे, अब्रिश पाशा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अब्रिश खान ज़्यादा नहीं, अब्रिश पाशा। अब्रिश ने हज़ारों तरफा की तरह ये लफ्ज़ दोबारा से दोहराए थे। नाया ने आंखें खोलते हुए तासुब से अब्रिश को देखा जो 1000 बार ये लफ्ज़ दोहरा चुकी थी। मज़ीद खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। अब्रिश ने गहरे सांस लेते पीछे मुड़कर देखा, उसे नज़र नहीं आया था। अब्रिश ने बेचैनी से नजरें दौड़ाते इस सितमगर की तलाश की पिछली तरफ सीट्स नजर आई थी, मगर उन पर कोई बैठा नजर नहीं आ रहा था। आप ही ज़रान भाई सितारा खान के साथ नहीं बैठे। अनाया की आवाज़ पर अब्रिश पूरी तरह उछली थी। उसने दिल पर हाथ रखे अपने साथ बैठी अनाया को देखा जो सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए मबहम सा मुस्कुरा रही थी। मैं ज़रान को थोड़ी देख रही थी। अब्रिश ने लब काटते और टेकते मुकम्मल तौर पर अनजान बन देखा। जी बिल्कुल, आप उन्हें नहीं देख रही थी, ना ही पिछले 7 घंटों से इतनी बेचैन थी। वो कुछ भी करें, वो किसी के साथ भी बैठे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये लफ्ज़ भी नहीं दोहरा रही थी। कब से मेरे कान बज रहे हैं, अनाया ने शरारती अंदाज में कहते कान में उंगली मारी। अब्रिश उसे घूरते हुए सिर से टेक लगाए आंखें मौद गई थी। वैसे हाँ, मुझसे पूछ रही थी, मैं आपको बता देती। ज़रान भाई बेचारे अकेले बैठे हैं, उनके साथ कोई नहीं बैठा। यकीन उन्होंने अपने लिए 2 सीट्स बुक करवाई होंगी। पता था अपनी एक्स्ट्रा पोजेसिव वाइफ का गलती से भी उनके साथ कोई औरत बैठी तो मिस अब्रिश पाशा ने जल जल कर कोयला हो जाना है। अनाया अब्रिश को देखते शरारती लहजे में बोली, शट अप अनाया। अब्रिश ने आंखें खोलती अनाया को देखते गुस्से से कहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए लब फैलाए थे। दूसरे पल उसने सीट पर घुटनों के बल ऊंचे होते पीछे देखते ज़रान को देखा जो उनकी साथ वाली रो में 3 नशिस्तें छोड़कर बैठा था। अनाया के देखने पर उसने मुस्कुराते हुए उसे इशारा करते आंख विंक की। अब्रिश के पीछे मुड़कर देखने पर वो खुद ही साइड पर हुआ था। अपनी बीवी की बेचैनियाँ मुलाहिजा करनी थी। वो जिस तरह बेचैन निगाहों से उसे देखती थी, ज़रान खानज़ादा के चलते दिल को सुकून दे गया था। पिछले 7 घंटों में अपनी बीवी की एक नज़र का उसने भी इन 7 घंटों में एक पल इंतज़ार किया था। एक वो इसे नज़रअंदाज करे, कहाँ गवारा था। अनाया ने मुस्कुराते हुए ज़रान से हाथ से वेव किया। वो बच्चों की तरह सीट पर घुटनों को बल बैठे, सीट की सतह पर दोनों बाजू रखे बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए ज़रान को देख रही थी। ज़रान ने इशारे से उसे अब्रिश को बुलाने को कहा। अपनी बीवी को मज़ीद तंग करने का इरादा था। अभी आपको ज़रान भाई बुला रहे हैं, अनाया ने ज़रान के इशारे पर अब्रिश से कहा। अनाया वैसे ही बैठी अभी तक ज़रान को देख रही थी।
अनाया की बात पर अब्रिश ने बेख्तियारी में एकदम पीछे मुड़ते हुए देखा, मगर वो बुरी तरह पछताई थी। ये बिल्कुल बेख्तियारी में हुआ था। वह ज़रान के मामले में इतनी ही जज्बाती थी। अब्रिश के देखने पर ज़रान ने उसे आंख विंग करते, होंठों को छोड़ते, उसे फ्लाइंग किस करते जुम्मानी बेबाक इशारा किया था। ज़रान की हरकत पर अब्रिश की रंगत कंदारी हुई थी। वो जल्दी से रुख पलट गई। अब्रिश ने पलटते हुए अनाया देखो, वो वैसे ही घुटनों के बल सीट पर बैठी ज़रान पर नजरें गाड़े हुए मुस्कुरा रही थी। अनाया सीधे होकर बैठी। अब्रिश ने अनाया को देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे। ज़रान ने अनाया के सामने यह हरकत की बड़बड़ चली थी। अनाया तो उसका जुबानी इशारा नहीं समझी थी, मगर ज़रान के बेबाक इशारे अच्छी तरह समझी। उसे लाउंज में बैठा देखकर बहुत बार ऐसे इशारे कर चुका था। कमरे में ले जाकर इन इशारों का मतलब भी अच्छी तरह समझा चुका था। इसका इतना दिल जला कर वैसी हरकतें कर रहा था। उसके अंदर पपते गुस्से में इजाफा हुआ था। सीट से टेक लगाए, आंखें मौत की। ज़रा ने गनी बेड पर हाथ फेरते बटन दबाए, एयर होस्टेस को बुलाया। यस सर। कुछ ही सेकंड में उसके पास हाजिर थी। सीट नंबर 54 पर जो खातून बैठी है, इन्हें अच्छा सा मील सर्व करे फ्रेश फ्लावर के साथ। ज़रा ने एयर होस्टेस से इंग्लिश में कहा, सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। वो हैरान बोली। आई एम सेइंग टू डिलीवर सम डिलीशियस फूड विद फ्रेश फ्लावर टू द सीट नंबर 54। ज़रा ने संजीदगी से कहते अपनी बात पर जोर दिया था। श्योर सर, एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा। एयर होस्टेस अब्रिश के लिए बहुत अच्छा खाना फ्रेश सफ़ेद फूलों के साथ लेकर गए थे। आई डिडंट नीड इट। अब्रिश ने कहते खाना वापस किया था। एयर होस्टेस ने सांस भरते ज़रान को देखा। मैम, आई थिंक यू नीड इट। यू हैव बीन हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। एयर होस्टेस ने ज़रान के इशारे पर दांत पीसे कहा, यू डिडंट फोर्स मी, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू योर जॉब। अब्रिश ने गुस्से से कहते सीट से टेक लगाई। एयर होस्टेस खुद पर जब्त करते ज़रान को एक नज़र देखते खाना वापस ले गई थी। ज़रान गहरा सांस लेकर रह गया था। अब्रिश ने कल से उसके साथ उसे खाना नहीं खाया था। कल रात से उसने बहुत बुरे तरीके से उस पर अपनी
अपनी शिद्दतें निछावर के उसने नाश्ता भी नहीं किया था। अब गहरी रात हो गई, तो अच्छी तरह बीवी को जानता था। उसने खाना नहीं खाया होगा। कल उसकी बेरहम शिद्दतें सहते वो मरने वाली हो गई थी। उसकी बेजान होती हालत से उसे अंदाज़ा हो रहा था वो तब भी भूखी थी। वो वेली में 2 दिन खाने के बगैर रह लेती थी। वो शुरू-शुरू में अब्रिज पर गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता था। रक्षा के बताने के बावजूद उसे खाने का नहीं कहता था, मगर आज उसका भूखा रहना उसे बुरी तरह चुभा था। प्लेन में दाखिल होती अब्रिज को बुरी तरह चकराते देखा था। वो कुछ खा भी नहीं रही थी। ज़रा ने अपनी हल्की गेंद पर घनी बेड पर हाथ फेरते झंझनाते हुए अपनी सीट से उठता अब्रिज की तरफ बढ़ा। अनाया, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर जा सकती हो? ज़रान की आवाज़ पर अब्रिज ने हैरत से ज़रान को देखा, जो उसकी सीट पर हाथ जमाए उसके पास खड़ा था। जी भाई, थोड़ी देर के लिए क्यों? मैं जब तक सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता मैं तब तक बैठ सकती हूँ। अनाया मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठी थी। कोई ज़रूरी नहीं अनाया, कहीं जाने की। अब्रिश ने ज़रान को देखते अनाया से सख्ती से कहा। अनाया जो सीट से उठने लगी थी, खामोशी से वापस सीट पर बैठी। अब्रिश की आवाज़ काफ़ी ऊँची ऊँची थी। अब अनाया ने घबराते हुए ज़रान को देखा। अनाया, तुम यहाँ से जाओ। ज़रा ने अब्रिश को घूरते दांत पीसे। तो तुम नहीं जाओगी अनाया? इन मिनिस्टर साहब को बोलो सारी दुनिया को बताएं ये सिंगल है। मेरे साथ बैठने पर सबको पता चल जाएगा ये सिंगल नहीं है। अब्रिश ने ज़रान को एक नज़र देखते गुस्से से कहा। अनाया ने अब बेचारगी से ज़रान को देखा था। अनाया, तुम जाओ यहाँ से। ज़रान की सर्द आवाज़ पर अनाया अपनी सीट से उठते वहाँ से निकलते ज़रान की सीट की तरफ बढ़ी। अब समझती क्या खुद को मिस्टर खानज़ादा? अब्रिश गुस्से से एक झटके से सीट से उठी थी। एकदम से ज़ोरदार चक्कर आया था। इसी दौरान प्लान नहीं हुई झटका। इससे पहले अब्रिश गिरती ज़रान उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। ज़रान ने जल्दी से अब्रिश को अपने सीने से लगाया। छोड़ो मुझे मिस्टर खानज़ादा, मुझे मौत भी तुम्हारी बाहों में कबूल नहीं। अब्रिश ने प्लेन को झटके खाते महसूस करते ज़रान की आंखों में देखते भीगे लहजे में कहा। वो मौत भी मीठी होगी जो तुम्हारी बाहों में होगी। ज़रान उसे सख्ती से अपनी बाहों में भींच गया था। छोड़ो मुझे मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश से खुद से दूर तक दबे अंदाज में चीखी थी। ज़रान उसके चीखने पर गुस्से से उसे घूरा। वहाँ बैठे कुछ पैसेंजर मुतवज्जा हुए थे एयर होस्टेस को अपनी तरफ आता देखकर। ज़रान ने सख्ती से अब्रिश को विंडो वाली सीट पर धकेला था। वो गिरने वाले अंदाज पर सीट में बैठी थी। ज़रान अपने कोट को दोनों हाथों से झटकते खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठा। सर, एनीथिंग प्रॉब्लम? एयर होस्टेस ने के करीब आते हुए पूछा। नथिंग। ज़रान ने अब्रिश को घूरते एक लफ्ज़ी लफ्ज़ कहा। अब्रिश की तरफ झुकते उसकी सीट पर बांधी। अब्रिश को खामोश देखकर एयर होस्टेस खामोशी से चली गई थी। अब्रिश की खामोशी पर एयर होस्टेस को अंदाज़ा हुआ था कि तो दोनों का तल्लुक काफ़ी गहरा। वो समझ चुकी थी उस लेडी का मैन है। अभी गहरे सांस लेते उसे देख रही थी, जिसने सीट बेल्ट बांध कर उसकी चादर अच्छी तरह उसके सर पर जमाई, जो सर से फिसल गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम नरमी से मेरी बात सुनती नहीं हो। मजबूरन मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़ती है। ज़रान उसके देखने पर संजीदगी से हवेली में गुजरे हुए इन 5 महीनों में कोई एक पल याद करके बताना मुझे, जब तुमने मुझसे नरमी से बात की। उस वाइट बेड पर गुजरे कुर्बत के लम्हात में अभी कहते रुख मुड़ चुकी थी। क्या करूं? तुम जितनी बेड पर खूबसूरत लगती हो उतनी कहीं नहीं लगती। ज़रा ने इसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी की थी। अब्रिश ने बटन दबाई। एयर होस्टेस को बुलाया था। एयर होस्टेस दांत कचकचाते हुए आई थी। इस क्लास में सिर्फ 2 ये पैसेंजर ही तंग कर रहे थे। एयर होस्टेस आते ही अब्रिश ने से इंग्लिश में टेम्परेचर की मेडिसिन लेने को कहा। ज़रा ने अब्रिश को देखती इसकी पेशानी को छोड़ पत्ती भट्टी की तरह जल रही थी। इससे पहले एयर होस्टेस जाती ज़रा ने उसे मेडिसिन के साथ कुछ खाने को भी लाने को कहा। शोर सर। एयर होस्टर का रंग अब सबसे सुर्ख हुआ था। वो ज़रान को मुस्कुराते हुए देखती चली गई थी।
खाना आने पर अब्रिश ने ट्रे से मेडिसिन और पानी का ग्लास उठाते मेडिसिन लेना चाहिए। ज़रान नरमी से उसका हाथ जकड़ चुका है। पहले खाना खा लो फिर मेडिसिन ले लेना। ज़रान नरमी से कहते इसके आने पर पिछली लट पीछे की थी। ज़रान मुझे आदत है, बहुत बार ऐसे मेडिसिन ली है, खाने की ज़रूरत नहीं। अब्रिश ने संजीदगी आते बदल दूंगा, इसलिए पहले खाना खाओ। ज़रान ने ट्रे से सैंडविच उठाते अब्रिश की तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं खाना। अब्रिश ज़िद्दी अंदाज में कहते रुख मोड़ गई थी। अब्रिश ज़िद मत करो ना, ये ज़िद करने का वक्त है, अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। तबीयत देखो अपनी, पहले खाना खाओ फिर मेडिसिन लेना। ज़रान ने संजीदगी दिखा। मुझे नहीं खाना, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं खाऊंगी। अब्रिश ने अपनी भीगी आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाया था। अपनी प्रेगनेंसी याद आई थी, जब वो ऐसी इसकी खाना ना खाने पर परेशान हो जाता था, कभी प्यार और कभी सख्ती से खाना खिलाता था। अब्रिश मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम पे यहाँ पर सख्ती करूँ। खाना खाओ। ज़रान ने से बाजू से जकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर खानज़ादा? जाओ इस तारा खान के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब्रिश गहरी सांस लेते दबे अंदाज में चटकते हुए बोली। अब बर्दाश्त कर लूँगी मेरा उसके पास आना। ज़रान उसकी तरफ झुकते उसकी गुलाब गाल पर बहुत नरमी से अपनी चौड़ी हथेली जमाई थी। वो ब्लैक चादर में बुखार से तपती काफ़ी सुर्ख सी उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमेरिका के एयरपोर्ट पर चादर में लिपटी आई थी, वो भी अपना चेहरा ढांपे। वो इसका मज़ीद असीर हुआ था। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। अब्रिश ने स्मार्ट लहजे में कहा। अच्छा, तभी पिछले 7 घंटों में बहुत बेचैन थी, पानी की एक बूंद तक नहीं ली, एक पल के लिए आंखें नहीं मोदी, बार बार गहरे सांस लेते अपने गले को जकड़ी थी। वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठी, ये सोचकर कि तुम्हारी सांसें बंद हो रही थी ना। ज़रान ने अब्रिश को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुराते हुए आंख मारी। ज़रान की बातों पर अब्रिश की आंखों में शबनम बढ़ी। पिछले 7 घंटों में इसका तड़पना महसूस कर जगह से तड़पते देखकर सुकून महसूस कर रहा था। इसका तड़पना मुकाबल के चेहरे पर मगरूरियत बढ़ा गया था। ये देखकर बड़बड़ जली थी। तुम्हें क्यों लगता है ज़रान, मुझे एक सिर्फ यही गम है मेरी ज़िंदगी में? तुम्हारी सतारा खान, तुम्हारी पलविशा के अलावा भी बहुत बड़े गम है। अपनी पाशा के लिए तुम इतनी अहमियत नहीं रखते। मैं 7 घंटे बर्बाद करूँ, मुझे तुमने 7 महीने बर्बाद करने पर अफसोस है। अब बोलते हुए इस्तेहज़ा या मुस्कुराई थी। अब इसकी बातों पर ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट, बिखरी मुस्कुराहट सिमटी। वो इसे आज ज़रान बुला रही थी, वरना लड़ाई गुस्से में तड़पते से मिस्टर खान ज़्यादा बुलाते थे। इसके लहजे में अजनबियत महसूस करते ज़रान का चेहरा संजीदा हुआ था। खाना खाओ। अपने 7 महीने बर्बाद होने पर हवेली जाकर कमरे में खूब मातम मना हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बर्बाद करनी। बहुत बार मातम मनाओगी, कभी बाहों में मेरी शिद्दत सहते सिसकियाँ भरते, कभी खुद से फिजूल बातें सोचते। ज़रान ने नरमी से इसकी ठोड़ी छोटे सर लहजे में कहते उसकी कांच सी आंखों में झाँका। ज़िंदगी जितनी बर्बाद होनी होगी, मगर अब मातम कभी नहीं मनाऊंगी। अब्रिश ने स्मार्ट लहजे में कहते रुख मोड़ चुकी थी। खाना खाओ अब्रिश। ज़रान ने लफ्ज़ पर जोर दिया। नहीं खाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो। अब्रिश ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। मैं सबके सामने तुम्हें डीप किस करते, तुम्हारी सांसें बंद करूँ, तुम्हारी कड़वी ज़ुबान को अपने लपों से जकड़े, तुम्हारी लफ्ज़ हलक में घोंटूँ। ज़रान अब्रिश की तरफ झुकते उसके आलिस पर अपनी हल्की गनी बेड़ रगड़ी। तुम कभी यहाँ ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें अपनी सो कॉल्ड गैरत और इज़्ज़त बहुत प्यारी है। तुम्हारी किसी भी एक्ट पर तुम्हारी बीवी दूसरों की नज़रों में आएगी, तुम्हें गवारा नहीं, इसलिए तुम मुझ पर चला नहीं रही। बहुत नरमी से बात करें ना, दुनिया को पता ना चले, दुनिया को पता नहीं लगने देना चाहिए, और ना नहीं लगने देना चाहते हो नस्तारा खान को कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। अगर दुनिया को पता लग गया कि मिनिस्टर साहब सिंगल नहीं है, तो क्या इज्जत रहेगी मिनिस्टर साहब की? झूठ का पोल खुल जाएगा। अब्रिश तलखी से बोलते तंजिया मुस्कुराई थी। अब्रिश मेडिसिन उठाए मुंह में रखे से पानी सा निगलने लगी। ज़रान एक बार फिर से इसकी गलाई चक्कर गया था। अब्रिश पहले कुछ खाना खाओ फिर मेडिसिन ले लेना। ज़रान के नर्म लहजे पर अब की बार वो हैरान हुई थी, उसकी इतनी देर कैसे बर्दाश्त, इसी तो आदत थी जवाबी कार्रवाई करने की। मुझे कुछ नहीं खाना, ना मेडिसिन नहीं। अब्रिश सीधी अंदाज में बोलते सीट से टेक लगाए, आंखें मौत की। ज़रान ने लब भींचे इसके
चेहरे को देखते अपने अंदर उठते गुस्से इसरार पर काबू पाने की नाकाम सही की, अपनी झुंझुलाहट पर काबू पाए, अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते वहाँ से उठते अपनी सीट की तरफ बढ़ा। जरान की जाने पर अब्रिश ने आंखें खोली, अपने पास खाली सीट को देखा था। तुम इतनी ही देर मेरे नखरे और मेरे ज़िद्दी अंदाज को बर्दाश्त कर सकते हो मिस्टर खान ज़्यादा, अब्रिश ने तल्खी से बोलते ट्रे से सैंडविच उठाए, छोटी छोटी बाइट ली थी। भूख और निगाह से उसे चक्कर आते, खाली मेडिसिन लेती तो उसके दिल पर जा लगती, उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती। वो तो सिर्फ सितमगर को नखरे दिखा रही थी जो वो हमेशा की तरह उठा ना सका था। अब्रिश ने आधा सैंडविच खाकर पानी के साथ मेडिसिन लेते सीट से टेक लगाए, आंखें मूंद। जरान सैंडविच खाता देखकर अपनी सीट से टेक लगाए, इत्मीनान से आंखें मूंद के जरान के सबके साथ हवेली की जरान खाने में दाखिल हुआ तो इस वक्त सब लाउंज में बैठे थे। रोजीना खानम, मीना खानम, पलविशा बाहर इस वक्त लाउंज में बैठे थे। जहले और बाकी सबको देखते सभी परेशानी से अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। ज़रान ने अब्रिश की कलाई नरमी से जकड़ते से अपने करीब किया था। अब्रिश ने हैरत की ज़्यादती से ज़रान को देखते अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। मज़ीद मजबूती से जकड़े अपने करीब करके वो पहली मरतबा सबके सामने से कलाई से जकड़े होता, पहली मरतबा उसने सब घर वालों के सामने छुआ था, वरना हमेशा उसके ज़रा से करीब आने पर सबके सामने से दूर हो जाता था। पलविशा ने होंक चेहरे से अब्रिश को ज़रान के करीब देखा जो अब्रिश की कलाई जकड़े होता। पलविशा ने परेशानी से होंक चेहरे से मीना खानों को देखा जो खुद शौक के आलम में खड़ी थी। ज़रा ने सबको बताया था अमरीका अपने किसी काम से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोरे। ज़रा ने मीना खानम को सलाम करते अब्रिश को इशारे से मीना खानम से सलाम करने को कहा। मीना खानम और पलविशा को देखते उसके जख्म हरे हुए थे। अब उसने लब काटते मीना खानों को देखा, उसके कदम पत्थर हुए थे। वो चाह कर भी कर भी मीना खानम से आगे बढ़कर नहीं मिल सकती थी जिन्होंने उसे बेहद जहनी अजियत दी थी। अभी वो इनकी वजह से तकलीफ में थी। पलवशा को देखते इस तकलीफ में इजाफा हुआ था और वो मजीद जहनी अजियत और कर्ब में मुब्तला हुई थी। इस्लाम करो मोरे से ज़रान ने अब्रिश को ऐसे ही खड़ा देखकर अब की बात सख्त लहजे में कहा। ज़रान का लहजा बहुत सख्ती लिया था, अच्छा खासा ऊंचा भी था। ज़रान की सर्द आंखों में देखते वो ना चाहते हुए मीना खानम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने उनके पास जाते आज से कहा वालेकुम सलाम, कैसा है तुम। अब अमीना खानम ने अब्रिश को अपने साथ हल्का सा लगाया था। ठीक हूँ अब्रिश आहिस्ती से बोलते उनसे लैदा हुई थी। उनका चेहरा सर सपार था। इनके लहजे में बेगानियत महसूस करती अब्रिश की बेख्तियार निगाह पलवशा की तरफ उठी जो उसे इस्तेज़ाइया निगाहों से देख रही थी। गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाते पीछे को होती ज़रान के साथ खड़ी हुई। ज़रान फिर से उसकी कलाई नरमी से जकड़ गया था। अब्रिश की आंखें टपटपाई थी वरना मीना खानम का रवैया देखकर वो तकलीफ की इंतहा पर थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सैले आगे बढ़ते मीना खानम के गले लगी थी। वालेकुम सलाम। अमीना खानम ने खुश लहजे ज़हले सबको देखकर वो शौक थी। अहल पर बाबरी के कत्ल का इल्ज़ाम था, इनको अपने साथ ले आए थे और उन्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। ज़रान तुम ज़हले आहल को यहाँ कैसे ला सकता, हिम्मत कैसा हुआ हमारा बेटा के कातिल और उसका ख़ानदान को हमारा हवेली लाने का। रोजीना जो कितनी देर से बर्दाश्त करती एकदम पागलों की तरह गुस्से से चीखी थी। आहल ने बाबरी को नहीं मारा, आहल कातिल नहीं है। ज़रान ने लब भींचते कहा तुम कैसे कह सकता है ये सब। हाँ जिरके में ये साबित हो चुका है आहल बाबरी का कातिल है। पहले तुमने इस कातिल की बहन को हमारे सर पर ला कर बैठाया, अब तुम इसका पूरा ख़ानदान को हमारे सर पर बिठा कर लाना चाहते
चाहता है, किस तरह का इंसान है तुम। ज़रान बाबरी तुम्हारा भाई था, एक साथ पला बड़ा तुम लोग, तुम्हारे लिए वो शहराम का बराबर होने चाहिए थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ एक लड़की का वास्ते हम सबको दुख दिया। ना जहले आहल यहाँ रहेगा और ना ये लड़की यहाँ रहेगा जो रात के अंधेरे में यहाँ से भाग गया था। रोजीना खानम की बात पर चौंका था ज़रान का वजूद सल्सलों की जद में आए थे, इतनी बेखबर नहीं थी जितना वो समझ रहा था। अब्रिश ने हवेली खुद छोड़ी, ये इसने किसी को नहीं बताया था। क्या रोजीना खानम को बेहसाद और ज़ईम को भी बताया। ज़रान बुरी तरह परेशान हुआ, रंगत में सुर्खियाँ गुली थी। अब्रिश के किरदार और उसकी इज्जत पर हमला, अब्रिश के किरदार पर वार उसकी इज्जत पर हमला था। वो अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द नहीं सुनता। अब्रिश की कलाई उसके हाथों से छूटी। ज़रान जब से अपनी मुठ्ठियाँ भींच के तमीना खानम रजीना खानम की बात पर चौकी थी। उन्हें तो यही पता था कि ज़रान ने अब्रिश के बच्चा आया उन पर से हवेली से खुद निकाला था। अब्रिश की रंगत भी फक हुई थी। आहल सरताज अनाया सब परेशान से खड़े थे। मर्दान खाने से बरबत खान, तुरैत खान, समीउल्लाह भी रजीना खानम की चीखों पर जन्नान खाने में दाखिल हुए थे। बाबा ज़हरी जल्दी समीउल्लाह की तरफ बढ़ी। समीउल्लाह ने हाथ के इशारे से खुद की तरफ बढ़ने से रोका था। ज़हरी मुंह पर चादर रखे रोते हुए वहीं पर रुकी। समीउल्लाह कर भैया देखते अब्रिश ने इस्तफामिया निगाहों से ज़रान को बेयकीनी से देखा। जब उसने सब कुछ क्लियर नहीं किया तो वो लाया ही क्यों, ये क्या कह रहा है तुम रज़ीना, तुम्हारा आदत है हर किसी पर इल्ज़ाम लगाना। मगर अब्रिश रात के अंधेरे में हवेली छोड़कर नहीं गया था, ज़रान ने इसे खुद हवेली से निकाला था, इसे इस्लामाबाद छोड़ के आया था। मीना खानम ने गुस्से से कहा। अब्रिश ने ज़रान को नम निगाहों से देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो तो बेमुश्किल ही खुद पर काबू पाए खड़ा था। भाभी इल्ज़ाम नहीं ले रहा, हकीकत बयान कर, तुम सब अपना आंखें बंद करके सोता है, हम तो सोता में भी आंखें खुली रखता है। अब्रिश ने रात का अंधेरे में हवेली छोड़ा था, वो भी ज़ईम का वास्ता और अब्रिश को बहज़ाद ने अगवा किया था। ये कितना ही घंटा इस बहज़ाद मरदूद के पास रहा। बस एक लफ्ज़ और नहीं, अब्रिश के खिलाफ से एक लफ्ज़ और नहीं, एक लफ्ज़ अपनी बीवी के खिलाफ झूठ नहीं सुनूंगा। ज़रान हालांकि बल पूरी कुव्वत से दहाड़ता, उसकी गर्दन की रगें पूरी तरह फूल रही थी, पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर थी। अब्रिश की कपाट में इजाफा होता, उसे बमुश्किल ही अपने चकराते वजूद को संभाला था। भारी अपने स्टिचेस पर इस चीखों पुकार से अपना सर फटता महसूस हुआ। खबरदार मेरी बीवी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी कहा, मज़ीद झूठा बोला बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रान रोज़ीना खानम के मुकाबले आते उनकी आंखों में खून उतरी आंखों से देखते कर आया था। ज़रान ये क्या हो रहा है। दुरैद खान गरजे थे। और ये झूठ बोल रही है, मैंने अब्रिश को खुद हवेली से निकाला था, अब्रिश हवेली छोड़कर नहीं गई थी। ज़रान ने गहरे सांस लेते जब से कहा। ज़रान के झूठ पर अब्रिश ने सिर झुकाए, लब काटते हुए आंसू बहाते उसकी वजह से शर्मिंदा हो, ये तो कभी नहीं चाहा था उसने। रात के अंधेरे में औरत का घर छोड़ना इससे कहीं ज़्यादा उसके रिश्तों को शर्मसार करता है। ये ज़रान के झूठ से अयां था, इस झूठ में उसके लहजे ज़ल्ज़लों की ज़द में था, जिसे हर कोई बखूबी महसूस कर सकता था। अब्रिश अब बुरी तरह रोती थी। जो बात वो खुद आज तक नहीं भूला था, उसकी माँ नहीं भूली थी, वो सारी दुनिया कैसे भूलेगी। अब ये ताने क्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। अब्रिश ने ज़रान के सुर्ख चेहरे को देखती अपनी बहती आंखें हथेलियों से रगड़ी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ज़रान तुम अपना मोरे का सर का कसम खाओ, इनका जान का कसम खाओ। इसको बहजाद ने अगवा नहीं किया था। रज़ीना खानम सीना पीटते हुए दृष्ट लहजे में बोली, मैं किसी की वजह से किसी को यकीन दिलाने के लिए अपनी मोरे की कसम कभी नहीं खाऊंगा, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। लेकिन आपने एक लफ्ज़ और मेरी बीवी के मतलब कहा, मैं अपनी औकात में आ जाऊँगा। यहाँ सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं अपनी औकात में आता हूँ फिर मेरे लिए कोई रिश्ता कोई बड़ा मायने नहीं रखता। ज़रा ने अंगत शहादत की उंगली उठाई, उन्हें वार्न किया।
आदत की उँगली उठाए, ज़रान रज़ीना ख़ानम बढ़ाए, तुमसे तुम्हारा माँ का जगह है, हम आज तक अपना बेटा बहादुर की वजह से कभी किसी का सामने खड़ा नहीं हुआ, तुम्हें कभी अपना बेटा का कातिल नहीं समझा, अपना बीवी को झूठा का अपना बेटा असफ़न से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। आज तुम हमारे सामने हमारा बीवी से इस तरह बदतमीज़ी करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। अरबत ख़ान ज़रान के मुकाबले आए, सख्त लहजे में बोले। हमेशा हमको गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तुम सबको लगता है हम अब्रिश पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने अपनी आंखों से अब्रिश को रात का अंधेरा में चादर में लिपटा हवेली से निकलते देखा था। चलो हम पर किसी को यकीन नहीं। सनाया से पूछो जिस रात अब्रिश हवेली छोड़ के किस रात ये आया था हवेली, इसे सबको कहा था ये अब्रिश जैसे मिलने के वास्ते आया, ये अमरीका झाड़ थे। इसलिए ज़रान के कहने पर रहीम यार खान इस्लामाबाद से हवेली छोड़ कर गया। बुलाओ रहीम यार खान को, अभी और सच और झूठ सामने आ जाएगा। जीना खानम के इतने अहतमाद पर सबकी निगाहों का रुख अनाया पर था। हम पर यकीनी सनाया से पूछने से हम सबको खुद बताया था बेजाज का मतलब कि इसने 3 माह इसको अपनी कैद में रखा। जीना खानम की बात पर सबकी नज़रों में का रुख अनाया की तरफ था उठा। अनाया अपनी नज़रें झुका गई थी। जिस रात में साथ की कैद से छूटने के बाद रमज़ान इसे हवेली छोड़कर गया, रज़ीना खानम ने इस रात हवेली में से ज़ोर ज़बरदस्ती सब अकलवा लिया था। वो डरी हुई थी, ज़रान के सिखाए हुए झूठ पर ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। सब कुछ बेसात के मतलब रज़ीना खानम को बता दिया था। अनाया की झुकी नज़रें जीना खानम के लफ्ज़ों पर सच की महर लगा चुकी थी। ज़रान भी बस निगाहों से सबको देखते मुठ्ठियाँ भीगे होता। जो बात वो खुद से करते से डरता था, अब सब करेंगे। उसकी बीवी को किसी गैर मर्द से मंसूब करेंगे। उसका वजूद तैशो इश्तियाल से आतिशगीर मादे की तरह फट रहा था। ज़रा ने अगले दिन हम सबसे झूठ बोला कि वो गुस्से में अब्रिश को किसी बात पर अनाया समेत इस्लामाबाद छोड़ा है। मैं खामोश रही, इसका इज़्ज़त रखा, मगर ये ज़रान का क्या, हमेशा हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का, हमारा सीने में खंजर घोंपा। यही कहा था ज़रान ने तुम सबसे, तुम सब मर्द लोग बेवकूफ़ हो सकते मगर हम नहीं। ज़रान कभी अपना औरत को क्यों हवेली से निकालेगा? अगर इसको निकालना होता इस अब्रिश से ज़बरदस्ती क्या क्यों करता? और हमारा हवेली का मर्द लोग कभी अपनी औरत को हवेली से जाने नहीं देता। मार कर फेंक सकता है मगर अपना औरत को नहीं निकाल सकता। तो ज़रान जैसा मर्द जिसने अपनी मंगेतर को जाने नहीं दिया तो अपना औरत को कैसे अमरीका जाने दे सकता था? जीना खाना में एक लफ्ज़ चबाते अब्रिश को शोलाबार निगाहों से घूरते बोली थी। ज़रान ने सुर्ख आंखों से अब्रिश को देखा, जो ज़रान को देखते रोते हुए नज़रें झुका के थी। आहल स्टिक के सहारे पे पीछे से खड़ा अब्रिश को रोते हुए नज़रें झुकाए देख रहा था, खड़ा देख रहा था। ये क्या कह रहा है रज़ीना? अनाया बहज़ाद की कैन में थी, समीउल्लाह की गर्ज पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो स्टिक पर अपना पूरा मुंतकिल कर गए थे। ज़रान लब बिंचे खामोश हो गया था। क्या कहता? सबसे सबसे जैसे कुछ बचा ही नहीं। हाँ तुम हमसे पूछ रही, सच है नाया, 3 माह बेहसाद की कैद में रहा। दुरैद खान फूलती रगों के साथ दाढ़े थे, सभी शौक थे। ज़रान हम तुमसे पूछ रहे हैं। जी बाबा, नाया बेहसाद की कैद में थे। आहिल के सरदार से भाग कर निकाह करने पर बेहसाद ने बदले के तौर पर नाया को कैद किया था। ज़रान ने गहरा सांस लेते पर मुश्किल बताया, हमारा भांजी 3 माह उस मजदूर की कैद में रहा, हमको खबर ही नहीं था। तुम्हारा हिम्मत कैसे अब छुपाने का, उस जरताज को इधर लाने का? इसको इधर क्यों लाया तुम, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? दुरैद खान ने धाड़ते हुए पूछा था। बाबा बेहसाद को मैंने मौत दे दी थी, मैं इससे बदला ले चुका। अब सरताज और आहिल का क्या कसूर इसमें? ज़रा ने संजीदगी से वजाहत दी। ज़रा तुम इतना होगा हमको मालूम नहीं था, हमने हर मामले में तुम्हारा साथ दिया। हमको लगता तुम समझदार, मगर नहीं, तुम सबसे बड़ा और हमारा गैरत तुमने मार दिया। हमारा भांजी इस वैसाख के कैम में था, हम यहाँ आराम से बैठा था इंसान, और इसी इंसान की बहन को तुम इस हवेली ले। अब हमको यकीन है रज़ीना जो कह रहा है सच कह रहा है। तुम्हारा बीवी रात का अंधेरा में हवेली से भागा है। जो लड़की एक मरतबा भाग सकता है दोबारा भी भाग सकता है। तुम इस बेशरम लड़की को दोबारा हवेली ले आए। इस बेशरम लड़की को अभी तलाक देकर हमारी नज़रों से दूर करो। दुरैद खान गुस्से से धार दे, बस बाबा और नहीं, औरत है ये मेरी, इसको जान से मार सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। जर्रान सुर्ख चेहरे के साथ अपनी बाल मुट्ठियों में जकड़े पूरी कुव्वत से धाड़ा। अब्रिश की आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ था। मीना खानम ने नफरत अमेज़ निगाहें उस पर गाड़ी। तो फिर इसको उसी दिन मार आते जिस दिन बहसाज से के पास से लेकर आए थे, मगर आज पता चला तुम सबसे बड़े, जो ऊपर ऊपर से गैरत का राग अलापता है, मिनिस्टर बनकर तुम्हारा शर्म हया मर गया है।
समीउल्लाह खान ज़रान के मुकाबले आए थे। अपनी ज़रान के सुर्ख चेहरे को देखते दिल पर हाथ रख गई थी। बाबा, ज़हले ने तड़पते हुए फिर से पुकारा, मत बोलो बाबा, हमको इतना प्यार दिया, मान दिया, तुमको लड़का का कॉलेज में जाने दिया। सब ने कहा समीउल्लाह लड़की है, इसको लड़कों के कॉलेज मत भेजो, लड़की साथ को इतना मत पढ़वाओ। हमने कहा हमारा बेटा लड़की नहीं हमारे लिए लड़का, हम फ़र्क नहीं करता। सीना ठोक कर कहा था पूरा बरादरी के सामने, हमारा बेटी अपना बाप का इज़्ज़त कभी दागदार नहीं कर सकता। हाथ जोड़ा था तुम्हारा आके जिस दिन तुम पहले दिन यूनिवर्सिटी गया। हमारा इज़्ज़त का लाज रखना तुमने क्या किया, वहाँ जाकर इश्क माशूकी किया। चलो तुमने ये कर ही लिया था, अपना औलाद का अच्छा तरबियत तो करता, ना बेटी का तरबियत किया ना बेटे का तरबियत किया। अरे कैसा बेटी है तुम्हारा, ये निकाह से भागा, निकाह के बाद भी भाग गया, इसको बताया नहीं शौहर क्या होता है, इज़्ज़त क्या होता है, क्या इज़्ज़त रह गया हमारा पोते का, क्या बना दिया तुमने हमारा पोते को, हमारा पोता के लायक ही नहीं था ये हमारा। समीउल्लाह गज़बनाकी से बोले। अपनी रोते हुए नज़रें झुकाई, सोफ़े की सतह पर हाथ जमाया था, ज़रान नज़रें झुकाई, मुठ्ठियाँ पीछे खड़ा था। अब ये हमारा फ़ैसला, अब इधर नहीं रहेगा, हमारा ज़रान की ज़िंदगी में नहीं रहेगा। समीउल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया। ये मेरा भी आखिरी फैसला, ब्रिश इधर ही रहेगी और मरते दम तक ये मेरी औरत रहेगी। ज़रान हलक के बल दहाड़ा था, ठीक है अगर यहाँ रहती है तो रहे, मगर एक बनी के तौर पर आई लड़की के तौर पर रहेगा और सहले अनाया इधर का कभी रुख नहीं करेगा। रोज़ीना खानम गुस्से से चीखी थी, सहले पप्पो अनाया आहिल इधर ही रहेंगे, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। शहराम की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। बहार ने चौंकते हुए सामने देखा। शहराम दाखिली दरवाजे के बीचों बीच ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक शाल कंधों पर डाले अपनी घनी मोचों पर हाथ फेरते जनान खाने में दाखिल हो रहा था। बहार ने अपने निचला लब दर्दी से काटा था। उससे आज शलवार कमीज़ में बेहदा हैंडसम लग रहा था। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत गजब ढा रही थी। बहार ने अपनी भीगी आंखें रगड़ी। शहराम का इसके घर वालों का रवैया इंतहाई सख्त और मसक का खैस था। वो अरबत खान रोज़ीना खानम किसी से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था। बहार ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया। मुकाबिल का अपने घर वालों के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। वो तो किसी की इज्जत करना ही भूल गया था। सहले फुप्पो नाया आहिल सरताज यहीं रहेंगे, ये मेरा आखिरी फैसला। अपने भारी कदमों से रोज़ीना खानम की तरफ बढ़ते उनकी आंखों में आंखें गाड़ी अटल लहजे में जताते बोला। उसके जिताने वाले अंदाज पर बहार ने जख्मी निगाहों से उससे देखा था। रोज़ीना खानम क्या जता रहा था वो समझ चुकी थी। वो उन पर अपना रिश्ता वाज़िया कर रहा था। वो अपनी घनी मुझ पर हाथ फेरते आंखों ही आंखों में रोज़ीना खानम को सख्त निगाहों से वार्न कर रहा था। मैं अपने लाला के हर फैसले में उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे यकीन है मेरे लाला भी मेरे लिए हर फैसले में मेरे साथ खड़े होंगे। रोज़ीना के शहराम ने सबकी तरफ देखते ज़रान की सुर्ख